तो नहीं है उसमें, बताओ। यस सर, बन गया था। चलो शाबाश। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। वर नेक्स्ट टॉपिक इज, अब हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट्स फॉर एसिडिक हाइड्रोजन, एंड अनसैचुरेशन। ठीक है, तो अनसैचुरेशन के लिए अभी अपन ने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के टेस्ट तो पढ़े ही हैं, है ना। यहाँ पर अपन और कुछ नए टेस्ट्स पढ़ेंगे, और अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में कि एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है ना। तो इसमें आप इसके अंदर पहली हेडिंग डालो, या इसको ऐसा करो, इस हेडिंग को, इसमें अनसैचुरेशन वर्ड, एक सेकेंड, इसमें आप अनसैचुरेशन वर्ड हटा दो, है ना, तो दोबारा हेडिंग नहीं डालना पड़ेगा, ये वाला हटा दो, है ना। डायरेक्टली टेस्ट फॉर एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो पहली बात तो एसिडिक हाइड्रोजन होता क्या है, वो हम लिखते हैं यहाँ पे, है ना। एसिडिक हाइड्रोजन या फिर एक्टिव हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन को एक्टिव हाइड्रोजन भी बोला जाता है। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं उसमें काफी कुछ रटने वाला रहेगा, है ना, तो उससे घबराना नहीं। एसिडिक हाइड्रोजन की पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। दोज हाइड्रोजन एटम्स which are attached to more electronegative atoms like oxygen, nitrogen, sulfur, हेलोजन, कार्बन जो कि sp हाइब्रिडाइज होगा, एंड एक्टिव मिथाइलिन, है ना। इसकी डेफिनेशन पहले अपन समझते हैं कि एक्टिव हाइड्रोजन होता क्या है। देखो, those hydrogen atoms which are attached to more electronegative atoms like this, है ना। यहाँ पर जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, है ना। ये CSP आप इसको ऐसे लिख लेना। होता क्या है अब अपन समझते हैं। देखो, हमने ये बात तो सुनी है कि जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है ना। H2SO4 एक एसिड है, ठीक है। और कौन सा, HNO3 एक एसिड है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड्स हैं इनको हम एसिड्स के तौर पे आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। हम कहते हैं कि एसिड्स हैं। ये तो अपन ने 9th क्लास में भी पढ़ा है, 10th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है। तो एसिड की बेसिक डेफिनेशन क्या है जो हमने पढ़ी है, कि वो सब्सटेंस जो H प्लस दे सके, है ना, जो H प्लस लिबरेट कर सके, उसको हम एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। बाकी एसिड्स की डेफिनेशन हम डिटेल में आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो हमें थोड़ा बहुत एसिड के बारे में देखना है वो ये है कि एसिड का मतलब ये होता है कि जिसके पास हाइड्रोजन हो, ठीक है, और वो हाइड्रोजन दे सके, है ना। हर वो सब्सटेंस जिसके पास हाइड्रोजन हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एसिड हो, ठीक है। हर वो सब्सटेंस जिसके पास हाइड्रोजन हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एसिड हो। इसीलिए हर हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस को एसिडिक सब्सटेंस नहीं बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक हम सिंपल एग्जांपल अगर ले लें तो जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें आपको हाइड्रोजन एटम दिख रहा है लेकिन एक्चुअली ये एसिड नहीं है, ये बेस है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि हर वो एटम, हर वो सब्सटेंस जिसके पास हाइड्रोजन हो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दैट सब्सटेंस इज एसिडिक। एसिडिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जिसके पास दो चीज हो। पहली चीज तो उसके पास हाइड्रोजन हो, है ना, होना चाहिए। दूसरी चीज, वो हाइड्रोजन एसिडिक हो। तो एसिडिक हाइड्रोजन की क्या डेफिनेशन है वो अब यहाँ पर बताई गई है। देखो, वो हाइड्रोजन एटम जो काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हों, जैसे ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन, जैसे सल्फर, जैसे हेलोजेंस,
या फिर जैसे sp कार्बन। जैसे देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है ना, इस बात से तो हम सब भली भांति वाकिफ हैं। क्लोरीन एक हेलोजन है, ठीक है। तो देखो ये वाली डेफिनेशन सही बैठ रही है, हेलोजन से जब हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड होगा तो कंपाउंड कैसा होगा, एसिडिक। मोर टू Yes. व्हाट, आयुष क्या पूछ रहा है, मोर टू व्हाट, मोर इज अ रिलेटिव टर्म, मोर टू व्हाट मतलब, अनम्यूट करके बोलो आयुष। अच्छा मोर मतलब सर तुम ये पूछ रहे हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब हाइड्रोजन एटम जब खुद से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा जुड़ा हो, है ना। ये सब जो एटम्स हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हाइड्रोजन एटम से ज्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज हम डिटेल में पीरियोडिक टेबल चैप्टर में स्टडी करेंगे, है ना। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, डिटेल्ड स्टडी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पीरियोडिक टेबल चैप्टर में की जाएगी, है ना। डिटेल्ड, आप लोग भी चाहो तो लिख लेना, डिटेल्ड स्टडी इन पीरियोडिक टेबल चैप्टर, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड हमने थोड़ा बहुत सुना हुआ है पहले। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। देखो कहने का मतलब क्या, कि जैसे ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये एक हाइड्रोजन एटम होगा, एक क्लोरीन एटम होगा, इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है ना, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का रहता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे क्लोरीन का रहता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम नहीं, किसी भी किन्हीं भी दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होती है ना, डिफरेंट होती है। हमने 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल में पढ़ा भी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट, है ना। पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और जब आप बॉटम टू टॉप मूव करते हो तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ये अपन Yes. ने 10th क्लास में पढ़ा है, ये आप लोगों को याद आ रहा होगा, है ना। तो इस बात का क्या मतलब है कि किन्हीं भी दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होगी। तो अब होता क्या है कि ये जो एटम्स हैं इनकी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई, है ना। बहुत हाई क्यों होती है, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के इस कोने में आते हैं जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, टॉप राइट कॉर्नर में, ठीक है। तो इन एटम्स की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो अब होता क्या है कि हाइड्रोजन एटम पड़ जाता है इनके सामने कमजोर। तो जब भी इन एटम्स की हाइड्रोजन से बॉन्डिंग होगी तो बॉन्ड तो बेशक बना रहेगा, लेकिन जब जब भी ऐसी सिचुएशन होगी कि सामने कोई बेस होगा तो ये वाला हाइड्रोजन जो है वो बहुत जल्दी लूज हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये है कि देखो एसिड बेस जब रिएक्शन होती है, जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे HCl एक एसिड है प्लस NaOH एक बेस है ना, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, ये तो अपन ने बचपन से पढ़ा है, ठीक है। तो ये जो बेस है ये क्या करता है, बेस मतलब ये जो OH माइनस है ये HCl के H प्लस को खींच लेता है ना। मैं इसको सर्कल करके बता देता हूँ, देखो जो OH है वो HCl के H प्लस को खींच लेता है ना, और ये दोनों H और OH मिलके क्या बना देते हैं, H2O, राइट। और बाकी जो है Na और Cl मिलके क्या बना देते हैं, NaCl, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन होती है ना। तो लेकिन ये रिएक्शन कब पॉसिबल है, ये रिएक्शन तब पॉसिबल होगी जब OH माइनस हाइड्रोजन को खींच सके। OH हाइड्रोजन को एसिड में से तभी खींच पाएगा जब इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, इन दोनों की पावर में, ठीक है। क्योंकि अगर इन दोनों की पावर सेम हुई या इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हुई तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत ताकत से खींच के रखेंगे, तो कोई फॉरेन स्पीशीज हाइड्रोजन को HCl से अलग नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये बातें तो थी थोड़ी टेक्निकल बातें। अब अपन सीधे सर मुद्दे, CSP मतलब क्या है? CSP मतलब मैं बताता हूँ, एक मिनट। अब अपन मुद्दे की बात क्या है कि अपन को ये याद रखना है कि एक्टिव हाइड्रोजन अपन किसको कहेंगे, वो हाइड्रोजन एटम जो इन एटम्स से जुड़ा हो, वो हाइड्रोजन एटम एक्टिव होगा, ठीक है। एक्टिव होगा या फिर वो हाइड्रोजन एसिडिक होगा। तो जैसे HCl में हाइड्रोजन हेलोजन से जुड़ा है इसलिए HCl एक एसिड है। आप जब अपन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो आप लोग H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाना सीखोगे, है ना।
मैं अभी ऐसे ही बना देता हूँ। H2SO4 का ये स्ट्रक्चर होता है ना, ये अपन केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे, अभी अभी ये मत पूछना स्ट्रक्चर कैसे बनाया। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से, है ना। हाइड्रोजन एटम जब ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो तो ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक हो गया, ये वाला हाइड्रोजन भी एसिडिक हो गया, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन एसिडिक हैं, इसीलिए H2SO4 एक एसिड की तौर पे पॉपुलरली जाना जाता है ना। सेम कहानी HNO3 के साथ है, ठीक है। तो चंद्रभान अब बताओ तुम क्या पूछ रहे थे। हाँ कार्बन CSP, CSP का मैं यस बता सर। देता हूँ। देखो CSP का ऐसा है कि अपन जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें अपन ये बात पढ़ेंगे कि कि देखो कार्बन के अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। एक क्वेश्चन में मैंने बताया था कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मतलब किसी भी एटम का आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, sp sp2 sp3 sp3d, राइट। ये अपन केमिकल यस बॉन्डिंग सर। में डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए इसके बारे में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बहुत ज्यादा बातें यहाँ नहीं करेंगे। मेन बात यह है कि आप किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। तो अब बात ये होती है कि sp हाइब्रिडाइज जो कार्बन होता है ना, वो कार्बन जो sp हाइब्रिडाइज होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड टू वो वाला कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड उसके भी आगे एज कंपेयर टू वो वाला कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना। ये बात वैसे आगे की है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो, चाहो तो नहीं लिखो, क्योंकि अपन बाद में वैसे लिखेंगे भी, ठीक है। लिख भी लोगे सर तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलो। सर एसिडिक हाइड्रोजन में आपने बताया है कि हाइड्रोजन एटम जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन और इन सब से कनेक्टेड हो, तो सर जब वो ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा तो वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, बट हाइड्रोक्साइड तो बेस को इंडिकेट करता है ना। ये बहुत अच्छा सवाल है, रुको मैं इसको देखो एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे तुम्हारा जो डाउट है वो, उसको मैं और थोड़ा पॉलिश करके ऐसे कहना चाहूंगा। तुम ये पूछ रही हो कि सर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये एसिड क्यों नहीं है, राइट। तुम्हारे क्वेश्चन को इस तरह यस से सर। कह सकते हैं ना, मॉडिफाई करके। यस। मतलब यस। उसके कंपैरिजन में अगर मैं बगल में H2SO4 मॉलिक्यूल लगा दूं, तो वही तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जब OH है और यहाँ पर भी OH है, तो आप इसको, यहाँ से आप हाइड्रोजन को बस निकाल रहे हो और यहाँ से आप पूरा OH उड़ा दे रहे हो, सिर्फ हाइड्रोजन को नहीं हटा रहे, तो व्हाई इज दिस डिस्टिंग्विशिंग बिहेवियर, राइट। दिस इज योर क्वेश्चन। यस। देखो इसका आंसर ये है, ये अपन अगेन मतलब जब अपन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में हम दो टाइप के बॉन्ड्स पढ़ेंगे। मैं बहुत थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ ऊपर ऊपर से। केमिकल बॉन्डिंग में हम दो टाइप के बॉन्ड पढ़ेंगे, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। प्रॉब्लम ये है कि ये जो कंपाउंड है इसमें NaOH एक आयोनिक कंपाउंड है ना। मतलब NaOH का आयोनिक बिहेवियर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोवेलेंट बिहेवियर कम स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सोडियम जो है एक मेटल है ना, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये नॉन मेटल है। तो NaOH कैसे स्प्लिट हो जाता है, Na प्लस और OH माइनस में, ठीक है। अब यहाँ तो ये ऐसे स्प्लिट होता है, तो इसमें इसमें यहां से बॉन्ड पहले ब्रेक होता है ना, यहां से बॉन्ड बाद में ब्रेक होगा। और ऑन द कॉन्ट्ररी जब आप सल्फरिक एसिड की बात कर रहे हो तो ये सब नॉन मेटल्स हैं, ऑक्सीजन सल्फर, सल्फर जो है ऑक्सीजन के जस्ट नीचे आता है ना। हाइड्रोजन के साथ भी वही कहानी है। तो अब बात यह है कि यहाँ पर जो सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड जो है, ठीक है, अब देखो जब आपको बॉन्ड ब्रेक करना है तो आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे या आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे, वो सब एक्चुअली डिपेंड करता है कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा बॉन्ड ज्यादा वीक है, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड्स को ब्रेक करना आसान होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो सल्फर और ऑक्सीजन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। पीरियोडिक टेबल में जब आप देखोगे पोजीशन को, ये बात अपन पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ेंगे, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे आता है सल्फर। तो जब ऑक्सीजन सल्फर के जस्ट नीचे आ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये बॉन्ड उतनी जल्दी ब्रेक नहीं होगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो ये वाला बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। सर सल्फर और ऑक्सीजन में एक पाई बॉन्ड है ना सर, तो वो भी तो टूट सकता है। सल्फर और ऑक्सीजन में
पाई बॉन्ड क्यों तोड़ना है? अभी एक्चुअली बात अपनी हाइड्रोजन को लेके हो रही है ना, अपना फोकस मतलब हाइड्रोजन को उड़ाने पे है। तो जो तुम पाई बॉन्ड की बात कर रहे हो उसकी अभी जरूरत नहीं है। यस सर। मतलब ऐसा है कि अभी सेमीफाइनल मैच चल रहा है और तुम फाइनल का पूछ रहे हो, तो वो थोड़ा इररिलेवेंट डाउट है फिलहाल। ठीक है, सर ये एक्टिव मिथाइलिन क्या है उसमें? हाँ मैं उस पर भी आ रहा हूँ। तो ये 4 एटम्स तो समझ में आ गए होंगे। फिर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये आपको रट के रखना है ना फिलहाल के लिए। ऐसा होता क्यों है ये अपन केमिकल बॉन्डिंग में समझेंगे। फिलहाल के लिए आप ये याद रखना कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो इतनी ज्यादा होती है कि वो इस तरह के एटम्स की तरह बिहेव करने लगता है। ये जो चारों एटम है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन जब इनसे जुड़ा हुआ है तो वो हाइड्रोजन एसिडिक है। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के एक्सक्यूज मी, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ भी ये फायदा होता है कि जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो जब हाइड्रोजन इससे कनेक्टेड होता है तो वो एक एसिडिक हाइड्रोजन की तरह बिहेव करने लगता है। ये CSP वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया? यस तो सर। इसमें मैं एक चीज और हाईलाइट कर देता हूँ कि जो सर मुझे ट्रिपल, नहीं आया। तो याद रख लो यार, ये तो याद ही करना है। जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसको आप लोग याद कर लो अभी, है ना। इसको अभी अपन ज्यादा समझने जाएंगे तो मेन टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे। इसको मैं लिखवा देता हूँ, कार्बन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड विल बी sp हाइब्रिडाइज्ड, है ना। जहां पर भी आपको कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड फॉर्म में देखे वो समझ जाना कि वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो उस उस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है वो एक्टिव होगा या एसिडिक होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इस कंपाउंड की बात करें तो कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि तो ये कार्बन एक sp कार्बन है ना। तो इससे हाइड्रो जो जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है उसको हम एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे। इसको आप याद रख लो फिलहाल के लिए, ज्यादा डिटेल में मत जाओ। ठीक है, और अब हम आते हैं एक्टिव मिथाइलिन पे। तो आपको याद होगा मैंने पिछले चैप्टर के एंड में एक वीडियो शेयर किया था, मिथाइलिन, इथाइलिन और इथाइलिडीन, राइट? याद आ रहा है? यस सर। तो एक्टिव मिथाइलिन जो है वो, पहले तो इसके लिए अपन को मिथाइलिन पता होना चाहिए। मिथाइलिन क्या होता है, एक सेकेंड। तो मिथाइलिन हमने IUPAC चैप्टर के एंड में लिखा है। मिथाइलिन हम इसे बोलते हैं ना CH2, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये ओपन रहते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो ये तो अपना नॉर्मल मिथाइलिन हो गया, है ना। यहाँ पे ये चीज अगेन आपको याद रखनी पड़ेगी थोड़ा, क्योंकि एक सेकेंड रुको, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देता हूँ ताकि वो चीज बता दूं जो फिलहाल के लिए एग्जैक्टली याद रखना है। देखो, एक्टिव मिथाइलिन की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको मिथाइलिन पता होना चाहिए। मिथाइलिन IUPAC चैप्टर में एंड में लिखवाया था CH2, और ये 2 बॉन्ड कहीं और से जुड़े हुए हैं, तो हम इस ग्रुप को वी कॉल दिस ग्रुप एज मिथाइलिन, राइट। अब एक्टिव मिथाइलिन का क्या मतलब है? एक्टिव मिथाइलिन का मतलब ये होता है कि जब ये ग्रुप, एक सेकेंड, जब ये वाला जो ग्रुप है वो किसी ऐसे इस टाइप के कार्बन से जुड़ा हो, इस तरह की सिचुएशन, है ना। या तो ये इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है, या फिर इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। देखो, आपको रेजोनेंस करवाना है, मतलब ये, यहाँ पर फिर से 2 हाइड्रोजन है CH2, है ना। या तो इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। देखो, इन सिचुएशंस की खास बात क्या है कि अब ये जो चीज है ये आप पढ़ोगे डिटेल में रेजोनेंस में,
मतलब रेजोनेंस इंस्टीट्यूट में नहीं, रेजोनेंस टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना, उसमें आप इन डिटेल पढ़ोगे। मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे। देखो होता यह है कि जब ये हाइड्रोजन चला जाएगा, है ना, 2 हाइड्रोजन में से जब एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, और वो नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन से रेजोनेंस में होगा। ठीक है, रेजोनेंस एक फिनोमिना होता है जो कंपाउंड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और वो बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में कि वो कैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो अपन रेजोनेंस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते, है ना। तो आप सिंपली फिलहाल के लिए ऐसे याद रख लो कि जब आपको CH, ये तो मिथाइलिन ग्रुप है, ये सबको दिख रहा होगा, है ना, ये मिथाइलिन ग्रुप है, ये मिथाइलिन ग्रुप है, ठीक है। तो आप फिलहाल के लिए याद रख लो कि अगर मिथाइलिन ग्रुप एक तो इस टाइप की सिचुएशन में आ रहा हो जब उसके जस्ट अगल और बगल में डबल बॉन्ड O हो, या फिर वो इस टाइप की सिचुएशन में आ रहा हो जब ये डबल बॉन्ड्स, मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस टाइप की सिचुएशन में अगर वो आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये जो मिथाइलिन ग्रुप है ये एक्टिवेट हो चुका है, ये एक्टिव हो चुका है। ठीक है, तो आप इसकी मतलब फिलहाल के सर लिए किसी ग्रुप में जाके चिपक चुका है ऐसा? मतलब ये तो कंपाउंड एज इट इज है ना, ये किसी पे आके नहीं चिपका हुआ है। यहाँ पर और भी कुछ ग्रुप हो सकते हैं आगे, इसलिए ये बॉन्ड ओपन छोड़ रखा है अपन ने, और भी ग्रुप कुछ कुछ आगे हो सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ कुछ हो सकता है आगे, है ना। मेन इतना पार्ट अगर ये है, मतलब अगर ये दोनों चीजें मौजूद है मिथाइलिन के बगल में, मतलब मिथाइलिन एक्टिव हो गया, है ना। सेम यहाँ पर है और सेम यहाँ पर है, ठीक है। तो आप फिलहाल के लिए तो इस चैप्टर के लिए ये 2 सिचुएशंस याद रख लो, बाकी ये डिटेल में आपको रेजोनेंस कॉन्सेप्ट में समझ में आ जाएगा। उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सर शुड वी राइट इट डाउन? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, जस्ट राइट इट डाउन, जस्ट राइट डाउन द 2 सिचुएशंस, है ना। वन दिस, फर्स्ट दिस वन एंड द सेकंड इज दिस वन। बाकी मैं इससे रिलेटेड थोड़ी सी थ्योरी लिख देता हूँ। द हाइड्रोजन in such methylene is active because, हाइड्रोजन एक्टिव क्यों होता है? बिकॉज, एक सेकेंड, because the anion generated is resonance stabilized, है ना। फिर resonance topic will be taught in GOC chapter in detail, ठीक है। तो रेजोनेंस फिनोमिना के कारण ये बहुत स्टेबल हो जाता है ना, और रेजोनेंस अपन डिटेल में GOC चैप्टर में पढ़ेंगे। आयुष क्या पूछ रहे हैं कि सर शुड वी राइट इट डाउन? सर सेकंड सिचुएशन में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो तो, सेकंड सिचुएशन में कार्बन और, मतलब ये सिंगल बॉन्ड नहीं हो पाएगा, ये यही वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना, यही स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना मैंडेटरी। सर एक बार सर पहला सेंटेंस समझा दीजिए। पहला सेंटेंस अभी समझ में नहीं आएगा ना, वही तो दिक्कत है। पहले सेंटेंस के लिए हमें रेजोनेंस पढ़ना पड़ेगा, तो जब अपन रेजोनेंस पढ़ेंगे ना उस टाइम पे ये चीज तुम्हें समझ में आ जाएगी। मतलब देखो होता ही है, मैं थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। देखो एसिड का मतलब ये है कि एक एनायन जनरेट होगा, जैसे जैसे अपन कहते हैं कि HCl एक एसिड है ना। HCl एक एसिड है, इसका मतलब क्या है कि वो H प्लस आयंस को छोड़ता है, तो जब वो H प्लस आयन को छोड़ेगा तो एनायन कौन सा जनरेट होगा? Cl माइनस, है ना। HCl ऐसे ही स्प्लिट होगा, H पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज। तो यस सर। बात ये होती है कि कोई भी कंपाउंड, हमने एक बात कल या परसों किसी लेक्चर में कही होगी कि, और कोई भी रिएक्शन तब चलती है जब प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल हो, है ना। कोई भी रिएक्शन तभी होगी जब उसको आगे स्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है। तो अब होता ये है कि जैसे कोई एसिड है,
है ना। जब उसने अपना H प्लस छोड़ दिया, जैसे HCl ने अपना H प्लस छोड़ दिया, तो जो एनायन जनरेट हो रहा है अगर वो स्टेबल है तो हम कहेंगे कि इसका मतलब HCl अपना H प्लस छोड़ना चाहेगा, क्योंकि वो स्टेबल सिचुएशन में जा रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर ये होता है कि CH2 के साथ क्या होता है कि जब ये हाइड्रोजन छोड़ देता है तो कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, है ना। हाइड्रोजन जब इससे जाएगा तो कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये जो कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज आता है वो उसको रेजोनेंस मिलने लगता है इधर से और इधर से, तो वो बहुत ज्यादा स्टेबिलाईज्ड हो जाता है। तो यहाँ पर वही बात है कि जो एनायन जनरेट हो रहा है वो क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेबल हो रहा है, स्टेबल होने का रीजन क्या है, रेजोनेंस। इसीलिए हाइड्रोजन जो है वो एक्टिव होता है ना, मतलब वो जल्दी छूट जाता है। तो सेम बात यहाँ पर है, सेम बात यहाँ पर है। इससे जब इसका एक हाइड्रोजन जब जाएगा तो कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड से रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसके कारण उसे बहुत स्टेबिलिटी मिलेगी। तो एक स्टेबल एनायन या एक स्टेबल नेगेटिव आयन जनरेट होता है हाइड्रोजन के जाने के बाद। ठीक है, सर समझ में आया अगर चंद्रमा? जैसे कि सर अगर जैसे कि एक हाइड्रोजन जा रहा है और 2 या 3 हाइड्रोजन जा रहे हैं, सर डिफरेंस होगा ना स्टेबिलिटी में? यार वो फिर अब आगे की बातें चालू हो जाएंगी यार, अपन उतने आगे नहीं जाते। ठीक है, अभी तुम इसको इतना लिख लो, देखो मैं तुम्हें फिलहाल के लिए कंक्लूजन बता देता हूँ। तुम इतना लिख लो, है ना, इतना लिख लो, और ये लाइन इतना लिख लो और ये लाइन अच्छे से लिख लो। मैंने ये लाइन क्यों लिखवाई है, क्योंकि जब आप जीओसी पढ़ोगे, जब आप रेजोनेंस पढ़ लोगे, फिर आपको रेजोनेंस पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर जब आप दोबारा जब भी पीओसी चैप्टर पढ़ोगे, टेस्ट वेस्ट के लिए रिवाइज करोगे, तो आपको कनेक्ट हो जाएगा कि जो अपन ने ये लाइन लिखी थी इस लाइन का क्या मतलब है, उस टाइम पे ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन लिखवाने का ये सेंस है ना। रेजोनेंस अपन टॉपिक अभी डिस्कस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बड़ा टॉपिक है, उसमें 3 लेक्चर चाहिए होते हैं, है ना। तो टफ टॉपिक भी है, वो आसानी से समझ में भी नहीं आता, तो उसको अपन इसलिए यहाँ पे नहीं डिस्कस कर सकते। छोटा मोटा टॉपिक होता है 5-10 मिनट का, तो मैं यहीं पे समझा देता डिटेल में। आयुष क्या कह रहा है कि सर मिथाइलिन के लिए बस ये 2 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। हाँ, फिलहाल के लिए तुम यही दोनों लिख लो, अगर किसी कोई और क्वेश्चन आएगा तो मैं उस टाइम बता दूंगा, है ना। फिलहाल के लिए यही 2 लिख लो, अब इतने में हो जाएगा काम। मिथाइलिन पे क्वेश्चन नहीं आएंगे ज्यादा, मेन क्वेश्चन इनसे आएंगे। ठीक है, चलो अब अपन मुद्दे पे आते हैं। तो ठीक है, अब हमको ये तो समझ में आ गया कि भाई एक्टिव हाइड्रोजन जनरली इस तरह की सिचुएशन में होगा, है ना। अब इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन, देखो। तो अब अपन को बेसिकली लिखना क्या था, अपन को टेस्ट लिखना है एसिडिक हाइड्रोजन का, है ना। तो अपन को कैसे पता चले कि भाई कोई कंपाउंड है उसका उसका जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, तो वो हमको ऐसे पता चलता है। देखो अब हम आते हैं टेस्ट पे। वो हमको ऐसे पता चलता है कि जब आपने कोई कंपाउंड डाला जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है ना। ये अपन ने इसको जनरल फॉर्म में लिखा है, देखो ये हाइड्रोजन एसिडिक है और यहाँ पर कुछ कुछ जुड़ा हुआ है। तो इस कंपाउंड को जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको जब आप किसी सब्सटेंस से रिएक्ट कराओ और उससे आपको एक तो ये सॉल्ट मिले और आपको मिले हाइड्रोजन, 1 मिनट रुको, इसको अपन Z माइनस, तो आप इसको S प्लस करके लिख लो, Z माइनस और ये S प्लस। तो आपको एक तो ये सॉल्ट मिले, है ना, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो। मैं भी समझाता हूँ ये कैसे हुआ है। तो देखो अपन ने कंपाउंड डाला, उसको अपन ने एक दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट कराया, तो सॉल्ट मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस की रिलीज से पता चल जाता है कि कंपाउंड में जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक रहा होगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है, पॉप साउंड, राइट। पॉप साउंड तो याद होगा सबको। यस सर। यस सर। तो अगर कोई ऐसी गैस निकल रही है जो पॉप साउंड से बर्न, मतलब पॉप साउंड से एक्सप्लोड होती है, इसका मतलब वो हाइड्रोजन गैस है। इसका मतलब जो रिएक्टेंट है उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन रहा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एसिडिक होगा तभी वो छूट गया होगा और वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए सब्सटेंस कौन कौन सा होना चाहिए, सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं।
it can be metals like sodium, पोटेशियम, या फिर सोडियम अमाइड। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। जनरल, एक मिनट रुको, अच्छी राइटिंग में लिख देता हूं मैं। जनरली एल्कली मेटल्स, है ना। तो देखो होता ये है कि ये जो मेटल्स हैं, है ना, ये बहुत स्ट्रांग है ना। एल्कली मेटल्स हैं, मतलब ये पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में आते हैं, फर्स्ट ग्रुप में। तो इनकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है कैटायन में कन्वर्ट होने की, है ना। जैसे आप ये जो एस है, एस की जगह जब आप सोडियम यूज करोगे तो सोडियम की बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है कि वो सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे ये सोडियम प्लस में कन्वर्ट होगा, है ना, ये हाइड्रोजन को अलग कर देगा और ये Z माइनस से कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप HCl की बात करो, है ना, इसको मैं उल्टा करके लिख देता हूं ClH मतलब HCl। और Na, तो देखो Cl की Cl माइनस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी होती है, और अपन को ये बात पता है कि हेलोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है। तो ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, Cl माइनस चार्ज लेके, और जो Na है वो Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको उल्टा करके लिख सकते हो Na प्लस Cl माइनस या फिर NaCl। और ये जो H है ये कैसे निकलेगा, ये हाइड्रोजन गैस बन के निकलेगा। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर अपन ने 2 लगा दिया है, क्योंकि लेफ्ट साइड में एक ही हाइड्रोजन है, तो राइट साइड में भी एक ही हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, मतलब टोटल 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन चलती है। तो ये जो मेटल्स हैं या ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये यूज किए जाते हैं एसिडिक हाइड्रोजन को टेस्ट करने के लिए, है ना। ये याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है ना। स्ट्रॉन्ग एल्कली मेटल्स, सोडियम पोटेशियम, सोडियम अमाइड, ठीक है। ये आपको लर्न करना है कि सोडियम पोटेशियम और सोडियम अमाइड आपको दिखे तो आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि फिर यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन का टेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो हाँ, इसमें मेरे को क्या लिखना था, मेरे को ये लिखना था कि इसको आपको लर्न करना है, ठीक है। सर तो ये Z क्या क्या हो सकता है? Z कुछ भी हो सकता है, ये जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब एटम से कनेक्टेड होना चाहिए, और आगे मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। अभी एग्जांपल देखो, एग्जांपल से समझ में जाएगा। एग्जांपल हैं इसके काफी सारे, जैसे पहला है RNH2, RNH2, है ना। तो RNH2 को जब आप सोडियम से रिएक्ट कराओगे तो देखो हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, नाइट्रोजन से, है ना। इस पूरे ग्रुप को आप Z मान लो, ये पूरा Z है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो Z से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हाइड्रोजन वैसे डायरेक्टली कौन से एटम से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से, है ना। और नाइट्रोजन जो है वो एक्टिव हाइड्रोजन की डेफिनेशन में आ रहा है। नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक होता है। तो इसका मतलब यहां से अपन को हाइड्रोजन गैस मिलेगी, है ना। मतलब हाइड्रोजन गैस मिलेगी तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सब्सटेंस है इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है, है ना। यस। ये अपना टेस्ट सही हो गया, ठीक है। इस तरह से अपन इनको जज करते हैं कि कौन से कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, कौन से के पास नहीं है। और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे RCOOH, ठीक है। पोटेशियम मेटल ले लिया मान लो। सॉल्ट की जरूरत नहीं है, सॉल्ट अपने लिए टारगेट प्रोडक्ट नहीं है ना। अपना मेन टारगेट ये है कि हमें टेस्ट करना आना चाहिए कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है। तो जो अपना फोकस है, फोकस कंपाउंड पे रहता है, क्योंकि इसी के लिए अपन टेस्ट कर रहे हैं। और पता कैसे चलता है, हाइड्रोजन गैस से पता चलता है, ठीक है। सब्सटेंस अपन को ये डालना होता है। तो
सॉल्ट का अपन को कोई मतलब नहीं है यहाँ पे बनाने का। अब बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो तो भी चलेगा। क्वेश्चन बस ये आएगा तो ये पूछा जाएगा कि इस कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है, या फिर ये वाला कंपाउंड सोडियम मेटल टेस्ट पॉजिटिव देगा कि नहीं देगा, या पोटेशियम मेटल टेस्ट पॉजिटिव देगा कि नहीं देगा। तो जैसे हाइड्रोजन गैस अगर निकल रही है, इसका मतलब ये सोडियम मेटल टेस्ट जो है वो पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। अब यहाँ पर भी वही बात है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी और हम कहेंगे कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, देयरफॉर इस कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, और एग्जांपल्स देख लो। फिर एक वो वाला देख लेते हैं, एल्काइन वाला। देखो ये वाला जो कंपाउंड है RC ट्रिपल बॉन्ड CH, अभी अपन ने लिखा है कि हाइड्रोजन जब ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होता है तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को sp कार्बन बोलते हैं, और CsP से जब हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है मतलब वो वाला हाइड्रोजन क्या होता है, वो वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है, एसिडिक हाइड्रोजन है ना। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, पता कैसे चला? रिएक्टेंट को जब सोडियम मेटल से या पोटेशियम मेटल से रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, लेकिन जब आप इस कंपाउंड की बात करोगे RC∼CH2 है ना, इसको जब आप सोडियम मेटल से रिएक्ट कराओगे तो ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp कार्बन नहीं है, तो यहाँ पर अपन को कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा है ना। अपना जो टेस्ट आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो हम कहेंगे कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। सही है, क्लियर हुआ ये? और एग्जांपल्स देख लो। हाँ, आयुष क्या कह रहा है कि सर इसके क्वेश्चन से रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। सर मैंने पिछला एग्जांपल नहीं लिखा, पिछली स्लाइड दिखा दीजिए, पिछली लो, लिख लो इसको जल्दी जल्दी। तो सर मेनली तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस हाँ हाँ भी है बोलो, क्या? क्या है इसमें? एक्सेप्शंस भी है क्या कुछ? नहीं नहीं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। सर फोर्थ वाले रिएक्शन में ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा दे वो तो एक सोडियम। हाइड्रोजन हटा दो तो एक बॉन्ड किसी और से जोड़ देना। एक हाइड्रो यहाँ इस हाइड्रोजन की जगह कुछ और भी जोड़ सकते हो आगे, है ना। अपन तो इस हाइड्रोजन की जैसे बात कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा है तो ये तो एसिडिक नहीं होगा। ठीक है, यस सर। तो और इसमें एग्जांपल देख लो। और फिर इसमें एक तो यही वाला एग्जांपल है, इसी को लिख लो। इस वाले कंपाउंड का ये वाला जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक होगा कि नहीं, तो अपन ने क्या लिखा है, इसको अपन ने लिखा था कि ये जो है ये वाला ग्रुप एक्टिव मिथाइलिन है ना। तो ये टेस्ट तो पॉजिटिव आएगा है ना, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, मतलब ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, सर वहां अगर मिथाइलिन है तो सर 2 हाइड्रोजन होने चाहिए ना? कहाँ, यहाँ पे? हाँ सर। हाँ 2 हाइड्रोजन होंगे ना, दोनों हाइड्रोजन एसिडिक होंगे। यस सर। दोनों हाइड्रोजन बनाना चाहो तो दोनों बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हाइड्रोजन इसमें एसिडिक होंगे। ठीक है, तो ये था एसिडिक हाइड्रोजन की बात है ना। तो हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन से हम एसिडिक हाइड्रोजन को टेस्ट कर लेते हैं, ये कंक्लूजन है ना एसिडिक हाइड्रोजन का। तो आपको बेसिकली ये याद होना चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन, ये सिचुएशन याद होना चाहिए आपको है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन। और ये याद रखना टफ इसलिए नहीं है
क्योंकि ये लॉजिकली अपन को याद ऐसे रहता है। देखो CSP और एक्टिव मिथाइलिन तो आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। ये पीरियोडिक टेबल का मैंने एक्सट्रीम टॉप राइट एंड लिखा है ना। ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर आता है, फिर ये सब आते हैं। तो ये सब क्योंकि पीरियोडिक टेबल के टॉप राइट कॉर्नर में आ रहे हैं, ये सब बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो इन सबको हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कंसीडर किया जाता है। तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, तो ये वैसे ही याद रहता है। तो इसको याद रखने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। बाकी ये दोनों याद रख लेना, CSP और एक्टिव मिथाइलिन फिलहाल के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला टॉपिक, एसिडिक हाइड्रोजन वाला। यस ठीक है, तो फिर अपन अगले टॉपिक पे आते हैं। ये चैप्टर आपको हो सकता है रिलेटिवली थोड़ा बोरिंग लगे, क्योंकि थोड़ा रसा रटने वाली चीजें ज्यादा है ना। तो बोर मत होना, क्योंकि ये मूवी नहीं है, ये दिस इज वी आर स्टडिंग ऑल दिस टू बेटर अवर लाइफ, फॉर द बेटरमेंट ऑफ अवर लाइफ, ठीक है। तो इसको मजे के तौर पे मत देखना, पढ़ना अपन को सब पड़ेगा। अगला है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो अनसैचुरेशन में देखो, पहला जो है, इसमें अपन 3-4 टाइप के टेस्ट लिखेंगे। पहला है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। एक सेकेंड, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, है ना। तो देखो ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या होता है, मैं थोड़ा थोड़ा इसको समझा देता हूँ, उससे हो सकता है थोड़ा याद रखने में आसानी हो तुम्हें। देखो ब्रोमीन जो है वो एक रेडिश ब्राउन गैस होती है। इसको जब अपन पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस बात को अपन लिखेंगे कि जो ब्रोमीन है Br2 एक रेडिश, एक सेकेंड रुको, Br2 जो है वो एक रेडिश ब्राउन गैस है, ठीक है। तो जब ब्रोमीन गैस को अपन सादे पानी में, है ना, नॉर्मल वाटर अपन ने एक बीकर में लिया, और अपन ने ये जो है ब्रोमीन, इसको इसमें इंसर्ट कर दिया, ब्रोमीन गैस को इसमें भर दिया, ठीक है। तो ब्रोमीन गैस इससे मिक्स हो जाएगी, तो जो सोल्यूशन जनरेट होगा उसको ब्रोमीन वाटर बोलते हैं, है ना। ब्रोमिनाइज्ड वाटर, वाटर जो है वो ब्रोमीन से भर गया है। तो क्योंकि ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर की होती है, तो जो सोल्यूशन है वो भी रेडिश ब्राउन टर्न हो जाता है ना। मतलब वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, वो रेडिश ब्राउन टर्न हो जाता है, ठीक है। अब बात ये है कि देखो, अब ये सोल्यूशन हो गया है अपना क्या, रेडिश ब्राउन, है ना। दिस सोल्यूशन हैज बिकम रेडिश ब्राउन। अब बात ये है कि होता क्या है कि जैसे आप एल्केन्स को इसमें डालोगे, ये एल्केन है ना, एल्केन को आप ब्रोमीन वाटर में डालोगे, या उल्टा कह लो ब्रोमीन वाटर में जब आप एल्केन्स को डालोगे, ये एल्केन्स जो हाइड्रोकार्बन से ही लिक्विड्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो आप मिक्स कर सकते हो एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में। तो जब आप इसको इसमें डालोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होती, है ना। जब आप एल्कीन्स को डालोगे ब्रोमीन वाटर में तो रिएक्शन होती है, और होता क्या है, ब्रोमीन वाटर अपना कलर छोड़ देता है ना। इसका जो टेस्ट का रिजल्ट है वो क्या आता है, अपन सीधे उसको लिखते हैं, ब्रोमीन वाटर डीकलराइजेस। डीकलराइजेस का मतलब क्या है कि वो फिर से सादे पानी की तरह हो जाता है, जैसा सादा पानी नॉर्मल ट्रांसपेरेंट होता है वैसा। और सेम चीज इसके लिए है ना, ब्रोमीन वाटर डीकलराइजेस, सेम चीज एल्काइन के लिए, ठीक है। तो ये तो देखो याद रखने वाली बात हो गई।
इसका थोड़ा थोड़ा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ऐसा होता है कि जैसा हाइड्रोजनेशन होता है ना, वैसा वैसा थोड़ा थोड़ा ये रिएक्शन है। तो हाइड्रोजनेशन में जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे क्या होता था, याद है हाइड्रोजनेशन में क्या होता था? यहाँ पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आता था, है ना, फिर यस। यहाँ पर बॉन्ड बन जाता था और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते थे, राइट। इसी तरह से हाइड्रोजन की जगह अब मान लो अपन ने यहाँ पे लिख दिया है ब्रोमीन। Br2 का स्ट्रक्चर क्या होगा? एक ब्रोमीन एटम दूसरे ब्रोमीन एटम से जुड़ा होगा। तो अब यहाँ पर भी उसी टाइप का मैकेनिज्म होता है। जैसे ही ब्रोमीन मॉलिक्यूल को पाई बॉन्ड दिखता है, द पाई बॉन्ड कैन बी ऑफ अ डबल बॉन्ड, इट कैन बी ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड। जैसे ही उसको पाई बॉन्ड दिखता है तो क्या होता है, फिर ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये वाले बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो जो आपको प्रोडक्ट है वो किस टाइप का दिखता है? प्रोडक्ट आपको इस टाइप का दिखने लगता है, ठीक है। ये सेम चीज इसमें होगी, ये सेम चीज इसमें होगी। Br, इसमें दो दो पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे तो दो बार ब्रोमीन ब्रोमीन जुड़ेगा, है ना। तो अब होता क्या है देखो, जो रेडिश ब्राउन कलर था वो किसके कारण था? वो ब्रोमीन गैस के कारण था, है ना। ब्रोमीन गैस का स्ट्रक्चर क्या था? ये एक Br दूसरे Br से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। तो जब ये इस तरह के मॉलिक्यूल्स जब पानी में घुल गए तो उसने सोल्यूशन को रेडिश ब्राउन कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आपने एल्कीन डाला सोल्यूशन में तो क्या हुआ, एल्कीन ने जो ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स जो पड़े हुए थे पानी में उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया है, ठीक है। ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ दिया। तो पहले जो रेडिश ब्राउन कलर आ रहा था वो एक्चुअली इन ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स के कारण ही आ रहा था। जब किसी वजह से ये ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं तो इनके कारण जो सोल्यूशन में कलर आ रहा था वो कलर भी गायब हो जाता है। बात समझ में आई? सर ये भी तो हेलोजनेशन ही तो हो रहा है। ये हेलोजिनेशन हाँ हो रहा है, मतलब मोनो हेलोजिनेशन नहीं है, ये डाई हेलोजिनेशन है। यस सर। तो मेन अपनी बात यह है कि तुमको ये वाला लॉजिक समझ में आ गया ना, ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो गया, यस सर। है ना। तो जो कलर है वो पूरा चला जाता है और जो लिक्विड है वो फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाता है ना। उसका लॉजिकल रीजन ये है। इस रिएक्शन को आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, इसको अपन डिटेल में जब हम एडिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, जब अपन हेलो एल्केन्स चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, उसमें अपन एल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो उस टाइम अपन एल्केन्स की रिएक्शंस पढ़ेंगे हेलोजन से, तो उसको अपन डिटेल में फिर उस टाइम पे लिखेंगे दोबारा। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, चाहो तो नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मेन अपन को ये रिजल्ट ध्यान में रखना है ना। इस चैप्टर में क्वेश्चन इतने से आएगा। तो अनसैचुरेशन का टेस्ट कैसे है ब्रोमीन वाटर, कि आपने ब्रोमीन वाटर में कंपाउंड डाला, अगर ब्रोमीन वाटर का कलर छूट गया तो इसका मतलब उस कंपाउंड में अनसैचुरेशन है। वो या तो इस फॉर्मेट में हो सकता है या इस फॉर्मेट में हो सकता है। अगर कंपाउंड डालने पे ब्रोमीन वाटर का कलर चेंज नहीं हो रहा है ना, कोई रिएक्शन नहीं हो रही, मतलब ब्रोमीन वाटर का कलर चेंज नहीं हो रहा, वो रेडिश ब्राउन ही है, इसका मतलब वो कंपाउंड नो डाउट एल्केन है ना, या सैचुरेटेड कंपाउंड है। टेस्ट क्लियर हुआ? यस सर। सर Yes, sir. अनसैचुरेशन डबल और ट्रिपल बॉन्ड में डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ होता है क्या, कोई हाँ टेस्ट? उसके टेस्ट होते हैं, वो अपन अभी आगे पढ़ेंगे, है ना। उससे भी होते हैं और आप उससे भी कर सकते हो। जैसे आप हाइड्रोजनेशन जब अपन ने देखा था ना, तो कितने मोल्स हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहे हैं, याद है? नंबर Number ऑफ of pi मोल्स ऑफ bonds. हाइड्रोजन कंज्यूम्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो आपको कितने यस मोल सर। हाइड्रोजन प्रोडक्ट में मिल रहे हैं वो आप मेजर कर लो और उससे फिर आप अंदाजा लगा लो कि भाई कितने पाई बॉन्ड कंपाउंड में रहे होंगे। दैट इज ऑल्सो अ मेथड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ओके राइट। सर। तो ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, इंपॉर्टेंट है ना। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, कलर्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जितने भी अपन टेस्ट वाले चैप्टर पढ़ेंगे उनमें। तो ये इसकी बैकग्राउंड स्टोरी थी, है ना। और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में हो गया। फिर
यहाँ पर एक चीज और है, एक तरह के कंपाउंड्स और देते हैं, फिनॉल, है ना, इस कंपाउंड को अपन फिनॉल बोलते हैं, फिनॉल एंड एनिलीन, इस कंपाउंड को एनिलीन बोलते हैं, NH2। ठीक है, ये भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। इसको आप लोग अभी बस ऐसे ही लिख लो, है ना। इसको यहाँ पर एक्सप्लेन अपन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसका मैकेनिज्म थोड़ा टफ है। इसमें एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जो कि बड़ी रिएक्शन है। तो ये इसका जो मैकेनिज्म है कि ब्रोमीन वाटर को ये क्यों डीकलराइज कर पाते हैं, ये मैकेनिज्म अपन 12th में पढ़ेंगे, है ना, एरोमेटिक कंपाउंड्स चैप्टर में। अभी फिलहाल के लिए आप बस इसको ये रट के रखना कि फिनॉल ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करती है तो इसका टेस्ट पॉजिटिव आएगा और इसका भी टेस्ट पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव टेस्ट का क्या मतलब है कि ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो जाएगा। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि या तो फिनॉल है या फिर एनिलीन हो सकता है। ठीक है, तो इसको तो बस आप फिलहाल के लिए लर्न कर लेना, है ना, इन दोनों रिएक्शंस को। सर अगर साइक्लिक कंपाउंड में जैसे एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें अनसैचुरेशन है सर, उसमें ब्रोमीन एरोमेटिक वाटर कंपाउंड टेस्ट में करेंगे अनसैचुरेशन तो हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल नहीं है। सर, पाई बॉन्ड तो होता है ना उसमें। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, पाई बॉन्ड तो होगा ही। तुम अनसैचुरेशन की बात कर रहे हो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में अनसैचुरेशन पॉसिबल नहीं है। सर यहाँ पे तो हो रहा है। अनसैचुरेशन कहाँ हो रहा है, ये है ना डबल बॉन्ड। इसको बेंजीन को ऐसे भी तो लिखते हैं। सर मुझे समझ में नहीं आया। इसको तुम लोग ऐसे ही लिख के छोड़ दो अभी, है ना। अभी क्वेश्चन इस पे आएगा नहीं तुम लोगों को। इसमें मैं ये कह रहा हूँ चंद्रभान की बेंजीन को अपन ने कॉपी में दो तरीके से लिखा था, तुम लोग ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो तुम लोग, है ना, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दिख रहा है अनसैचुरेशन, मतलब हाँ अनसैचुरेशन दिख रहा होगा अब, है ना। हाँ सर, वही तो मैं कह रहा था कि सर अनसैचुरेशन होता है। तो मैं भी वही कह रहा था भाई कि बेंजीन को अपन ने कॉपी में दो तरीके से लिखा है, ऐसे भी लिखा है और उसमें मैंने ऐसे लिखवाया था कि इसको शॉर्ट में ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यस सर। बात यह है ना कि जब अपन ने ये लिखवा दिया तो फिर अपन मान के चलने लगते हैं कि भाई स्टूडेंट को ये बात पता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेंजीन को इस तरह से इसलिए रिप्रेजेंट किया जाता है कन्वीनियंस बढ़ाने के लिए, है ना। आपको बार बार ये 3 बॉन्ड अलग ड्रॉ करने पड़ेंगे, उससे अच्छा बीच में गोला बना दो। तो जनरली अपन बेंजीन को ऐसे ही बनाया करेंगे। ठीक है, नहीं सर, मेरा डाउट तो ये था कि सर ऐसे कोई भी कंपाउंड चिपका होगा हम्म, बेंजीन से हाँ हाँ तो सर वो भी अनसैचुरेटेड होगा ना। हाँ, मतलब हो सकता है, डिपेंड करेगा उसमें अनसैचुरेशन है कि नहीं। सर लेकिन बेंजीन में तो है ना अनसैचुरेशन। हाँ है ना, तो बेंजीन, अच्छा तुम ऐसा तो कह सर रहे थे कि कंपाउंड अगर तो सिर्फ बेंजीन हो अनसैचुरेटेड तो होगा ना। टेस्ट पॉजिटिव देगी कि नहीं। यस सर। नहीं, सिर्फ बेंजीन तो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देती है यार। ये अपन एरोमेटिक कंपाउंड्स में पढ़ेंगे ये सब डिटेल में। सेम चीज अपन दोबारा लिखेंगे वहां पे, तुम लोग चाहो तो यहाँ फिर से लिख सकते हो। बेंजीन जो है वो इस टेस्ट को पॉजिटिव नहीं देती है ना। आप चाहो तो फिलहाल के लिए इस बात को रट लो। अभी आपको जो क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर में वो इनसे आएंगे, इन टॉपिक से। ठीक है, ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखवा दिया क्योंकि जब आप एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ोगे तो उसमें भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट आएगा। तो फिर वहां पे आपको ऐसा ना लगे कि भाई वहां पे हम कुछ और पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ और पढ़ रहे हैं। तो अपन सेम चीज को दो दो बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि जित बार बार आप लिखोगे तो बार बार याद आ जाएगा, कनेक्शंस बन जाएंगे मतलब। ठीक है, अभी आपको मेन जो फोकस करना है वो इस पोर्शन पे करना है, इन तीनों पे, है ना। यस। बेंजीन के साथ कोई, यार अब बेंजीन पे मैं और किसी डाउट को नहीं एंटरटेन करूंगा इस चैप्टर में, है ना, क्योंकि फिर वही है, नेसेसरी डिस्कशन होते रहेंगे। अपन में अगले टॉपिक पे मूव कर रहे हैं। अगला टॉपिक है अपना बेयर्स रिएजेंट। आयुष क्वेश्चन आ गया तो मैं बता दूंगा ना भाई, इतनी टेंशन क्यों ले रहा है।
ऐसा कभी हुआ है क्या भाई कि तुमसे क्वेश्चन आ गया हो और मैंने बोल दिया हो कि यार छोड़ दो, ये सब ऐसा कुछ नहीं है, सब फालतू है? तो इतनी टेंशन मत लो। ब्रोमीन वाटर पहला था, तो ये अपना दूसरा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दोनों में ही ये बहुत जरूरी होता है कि स्टूडेंट बहुत टारगेटेड स्टडी करे। अगर क्योंकि वो ज्यादा रैंडम स्टडी करेगा ना, तो उसमें दिक्कत ये है कि वो पूरी स्टडी ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं दोनों और रटना बहुत है ना। तो वो दिक्कत इसमें रहती है थोड़ा। बेयर्स रिएजेंट की हम बात करें तो बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? बेयर्स रिएजेंट नाम है एक रिएजेंट का जिसमें होता है कोल्ड डाइल्यूट, अगेन मतलब ये रटने वाला पॉइंट है, एल्कलाइन। हाँ, वो जिस साइंटिस्ट ने इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट दी हैं उसी का नाम है बेयर, तो उसी के रिएजेंट को बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। दिस इज कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन कमिनोफोर, है ना, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसी सोल्यूशन को बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं, है ना, किसी दूसरे सोल्यूशन को नहीं। तो नेम्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन कमिनोफोर, बेयर्स रिएजेंट। इसका जो कलर होता है जैसे ब्रोमीन वाटर का रेडिश ब्राउन होता है, उसी तरह से। अच्छा, ब्रोमीन वाटर से मेरे को एक याद आया, एक चीज मैं बताना भूल गया था। ब्रोमीन वाटर का कलर आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, जैसे मैंने ऐसे ध्यान रखा है, BR, है ना, ब्राउनिश रेड, मतलब जो पहले दो अल्फाबेट्स हैं मैंने ऐसे याद कर रखा है। आप लोग भी चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो, ब्राउन रेड या रेड ब्राउन। ठीक है, तो ब्रोमीन वाटर इज अ रेडिश ब्राउन लिक्विड। ठीक है, तो ये चीज देख लेना थोड़ा। हाँ, तो हम थे बेयर्स रिएजेंट पे। तो बेयर्स रिएजेंट कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 के टाइट्रेशंस किए क्या किसी ने? अच्छा, वो तो 12th क्लास में आते हैं, अभी नहीं आएंगे, 10th में नहीं किए होंगे। तो आप जब इसके प्रैक्टिकल्स वगैरह करोगे तो उस टाइम आपको ये देखने को मिलेगा, एल्कलाइन KMnO4, दिस इज अ पर्पलिश सोल्यूशन, मतलब पिंक पिंक और पर्पल के टाइप का कुछ इसका कलर होता है। इस मतलब मिक्स टाइप का कलर होता है, पिंक पर्पल सोल्यूशन बोलते हैं इसे, है ना। तो इसमें भी इसी टाइप की बात होती है ना, सेम, एग्जैक्टली सेम थ्योरी है। मैं बता देता हूँ सेम थ्योरी मतलब क्या है। ब्रोमीन वाटर रेडिश ब्राउन सोल्यूशन होता है, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 मतलब बेयर्स रिएजेंट जो है वो पिंक पर्पल सोल्यूशन होता है। तो एल्केन्स के साथ ब्रोमीन वाटर कोई रिएक्शन नहीं करता, बेयर्स रिएजेंट भी कोई रिएक्शन नहीं करेगा। एल्कीन्स और एल्काइंस के साथ ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो जाता है, बेयर्स रिएजेंट भी डीकलराइज हो जाएगा। ठीक है, तो जो रिजल्ट है टेस्ट का एग्जैक्टली सेम एज ब्रोमीन वाटर टेस्ट, है ना। तो इसको, अगर आपको इसके रिएक्शंस लिखना हो तो मैं रिएक्शंस लिख देता हूं, लेकिन आपको मेन बात क्या रखनी है, मेन बात क्या याद रखनी है कि रिजल्ट्स, उस लाइन को मैं लिख देता हूं, है ना, रिजल्ट्स आर एग्जैक्टली सेम एज ब्रोमीन वाटर टेस्ट, है ना। तो आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट को अच्छे से याद रखना, और ऐसे याद रखना कि जो बेयर्स रिएजेंट है उसकी उसमें जो रिजल्ट है, रिजल्ट का पैटर्न सेम आएगा, है ना, कलर डिफरेंट है, पैटर्न सेम आएगा। ठीक है, तो अब रिएक्शन लिख भी लेते हैं अपन। जैसे जैसे आपका जो एल्केन है वो बेयर्स रिएजेंट के प्रेजेंस में, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन में एरो के ऊपर आपको साइंटिस्ट का नाम, जैसे बेयर्स रिएजेंट भी लिखा आ सकता है, या फिर आपको ये भी लिखा आ सकता है, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। तो ये अपन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट या टेस्ट क्या रिजल्ट देगा। ठीक है, तो बेयर्स रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, है ना। इसको बस जल्दी जल्दी लिख लो, और क्या। यहाँ पे आप जब ये बेयर्स रिएजेंट यूज करते हो तो वहां पर रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो रहा था, यहाँ पर पर्पल कलर डिसअपियर्स। कोल्ड मतलब ठंडा, टेम्परेचर की बात कर रहा है,
टेम्परेचर की एग्जैक्ट बात नहीं होती, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली जो बातें होंगी वो वर्ड्स में होंगी, है ना, कोल्ड हॉट, कोल्ड हॉट, ठीक है। तो या तो कोल्ड लिखा रहेगा या कुछ नहीं लिखा रहेगा। तो पर्पल कलर डिसअपियर्स, तो ये जो टेस्ट पॉजिटिव आता है इसमें पर्पल कलर डिसअपियर हो जाता है, और सेम बात एल्काइन के साथ है ना, सेम सेम रिजल्ट, ठीक है। सर इसकी पूरी रिएक्शन नहीं लिखेंगे? पूरी रिएक्शन अभी मत लिखो, मतलब तुम अगर देखोगे तो वैसे शीट में तुम्हें दिख जाएगी पूरी रिएक्शन, लेकिन अभी मेरे हिसाब से मत लिखो, क्योंकि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या बनता है वो ऑक्सीडेशन चैप्टर जब अपन पढ़ेंगे ना, KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अपन बहुत सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो उसमें अपन देखेंगे कि KMnO4 ऑक्सीडाइज कैसे करता है, मतलब बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, फिर ऑक्सीजन कैसे अटैच होता है। तो प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस ऑक्सीडेशन चैप्टर में आएंगे, है ना। यहाँ पर अपन को इस चैप्टर में सिर्फ टेस्ट के रिजल्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए आप यहाँ पे प्रोडक्ट मत लिखो, अननेसेसरी उससे कंफ्यूजन होगा, ठीक है। सर पर्पल कलर बेंजीन में भी डिसअपियर हो जाएगा जैसा हमने पिछले में पढ़ा था? पर्पल कलर नहीं, इसमें बेंजीन में नहीं होता यार, मतलब ये केवल इतने के लिए ही है ना, इसमें बेंजीन वाले रिएक्शंस नहीं एप्लीकेबल हैं। तो आप लोग इतना लिख लो, और तो फिर अपन अगले पे आते हैं, ठीक है। तो इससे भी ये भी एक अनसैचुरेशन का ही टेस्ट है, ब्रोमीन वाटर जैसा ही है, बस रिएजेंट चेंज हो गया, है ना, कलर चेंज हो गया, बाकी टेस्ट का पैटर्न तो सेम ही है। तो ये था बेयर्स रिएजेंट, फिर अपना थर्ड आ जाएगा, कितना टाइम हो रहा है, 7:23, 7:40 तक क्लास है ना, अपनी डिस्कशन कर लें क्या अभी? बेयर्स रिएजेंट हो गया, ठीक है, अब अपन डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा कम हो पाया यार, चलो कोई नहीं। तो आज अपन ने 3 टेस्ट देखे, है ना, एक तो एक्टिव हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड, फिर ब्रोमीन वाटर, है ना, रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर्स अनसैचुरेशन के लिए, और सेम बेयर्स रिएजेंट है ना, पर्पल कलर डिसअपियर्स अनसैचुरेशन के लिए। हाँ, क्वेश्चन ऐसे ही टेस्ट वाले बनेंगे, एक बार ये सेक्शन खत्म हो जाए तो फिर अपन उसको देख लेंगे। अभी अपन आगे बढ़ते हैं, पहले मैं शीट ओपन कर लेता हूँ ना, शीट में सेक्शन बी दिया था, एक सेकंड, ये है पीओसी थ्योरी, सेक्शन बी में बताओ। B2 का सेकंड। B2 का सेकंड, B2 सेक्शन बी में और कोई डाउट है किसी को? B2 का फर्स्ट, B2 के फर्स्ट के पहले कोई? एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 B2, B2 का फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में क्या कह रहा है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ पी एंड क्यू, रुको मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ व्हाइट बोर्ड पे पहले। एक सेकंड, कुछ और कॉपी पेस्ट हो गया। B2 राइट, तो B2 का फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से देखिए, आपको पी हाइड्रोकार्बन दिया है क्वेश्चन में, और बोला गया है कि ये O3Zn H2O से रिएक्ट कर रहा है, और आपको ये प्रोडक्ट भी दिया है क्वेश्चन में ही इस तरह से, और साथ में एक और प्रोडक्ट दिया है ये, और कहा जा रहा है इसमें, ये ऐसे मैं पूरा ही लिख देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड O, इसमें कहा जा रहा है कि आप P का स्ट्रक्चर बता दो, और फिर सेकेंड पार्ट में Q का बता दो। पहले अपन ये फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो देखो, इसमें ये क्वेश्चन हुआ है किसी से? यस सर। हो गया, चलो शाबाश। देखो आपको
इसको देखो उल्टा इमेजिन करना होता है हमें। ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है ना? तो देखो होता क्या है कि जब भी कोई ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है ना, जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, ध्यान से सुनना, तो दोनों पे डबल बॉन्ड ओ जुड़ जाता है। ये अपन ने याद कर रखा है ना? दिस इज व्हाट रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, है ना? तो इसका मतलब अगर किसी स्पीशीज पे डबल बॉन्ड ओ आ रहा होगा, है ना, इसका मतलब क्या है कि वो किसी एल्कीन से या एल्काइन से टूट के बना होगा। सही है? सही है आयुष? डबल बॉन्ड अगर कहीं पे आ रहा है मतलब वो पहले एल्कीन रहा होगा जो टूट गया होगा। तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है मतलब यहाँ पर भी कोई एल्कीन रहा होगा जो टूट गया होगा। सेम यहाँ पर, सेम यहाँ पर, और ऐसे यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ रहा है मतलब ये भी किसी एल्कीन से टूटा होगा। तो आप बेसिकली अब क्या करोगे, इसको इससे जोड़ दो, है ना? इसको इससे जोड़ दो तो यहाँ पर क्या रहा होगा, देखो ये दोबारा बना देता हूं मैं। ये आपका जो स्ट्रक्चर है इसका मैं ऊपर वाला पोर्शन कंसीडर करता हूँ। इस मॉलिक्यूल को और इस मॉलिक्यूल को आमने सामने लेके आओ घुमा के, तो CH2 डबल बॉन्ड O, ठीक है? तो ये डबल बॉन्ड O आमने सामने है, इसका मतलब यहाँ पर एल्कीन रहा होगा जो ब्रेक हुआ होगा। सही है आयुष? तो यहाँ पर ऐसे इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहा होगा। सर एक डाउट है। हाँ चंद्रभान बोलो। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर जैसे कि एक ऑक्सीजन या दो ऑक्सीजन उसमें पहले से ही हो। एक ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन पहले से ही हो? मतलब सर डबल बॉन्ड पहले से ही बना रहे हो। मतलब डबल बॉन्ड पहले से ही बना रहे, पहले से बना हुआ है? यस सर। पहले से बना हुआ है मतलब ऐसा कुछ कह रहे हो क्या? ये नहीं सर, जो हाइड्रोकार्बन बनेगा मतलब था पहले, तो सर हाँ उसमें पहले से ही ऑक्सीजन हो, डबल बॉन्ड बना रहा हो, तो सर वो मुझे समझ में नहीं आया सर। क्योंकि सर जरूरी थोड़ी ना है कि सर वहां पे सर नंबर नहीं लिखा है CH2 कितने CH2 है, बस CH2 लिखा है। अच्छा, देखो उसमें ऐसा होता है कि इसमें यहाँ पे जो नंबर है ना, नंबर वो नहीं लिखते, नंबर का सिग्निफिकेंस होता नहीं है यहाँ पे। मतलब ऐसा है कि आप ये जो प्रोडक्ट है ना, आप इसको अपने हिसाब से इसके ऊपर जमा लो और आपको जो जितना नंबर चाहिए उसका ले लो, ठीक है? जैसे ये जो CH2O है, जब आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में इस कंपाउंड के आपको 3 मॉलिक्यूल्स लगेंगे एक मॉलिक्यूल के लिए, है ना? एक मॉलिक्यूल तो यहाँ से अटैच होगा, एल्कीन बनाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ से और तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ से, ये इस तरह से। तो ऐसा है कि स्टोइशियोमेट्री पे फोकस नहीं किया जाता इन क्वेश्चंस में, है ना? तो इसलिए नंबर्स को वो लोग इग्नोर कर देते हैं, ऐसा समझ लो। तो वो एक्चुअली हमें समझना है कि इन्होंने नंबर नहीं मेंशन किया तो भी ये हमें समझ में आना चाहिए कि कितना नंबर इसमें रिक्वायरमेंट होगा कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। समझ में आ रहा है चंद्रभान? सर लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर वो जो रिएक्टेंट हो सर उसमें उसमें कुछ अलग ही हो, जो यहाँ बन रहा है वो बने ही ना, मतलब पहले से ही O हो। पहले से ही ओ हो, पहले से ही, जैसे ये रिएक्टेंट है ना, इसको मैं थोड़ा इज्जत से यस बना सर। देता हूँ। आयुष इतना समझ में आ गया तो तुम्हें जितना ये बनाया है अपन ने? तो ये अपना रिएक्टेंट है ना, आप इसको ब्रेक करोगे तो एक मॉलिक्यूल तो ये मिल जाएगा और इसके 3 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। तो अपन स्टोइशियोमेट्री यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं। चंद्रभान तुम कह रहे हो कि यहाँ पर जैसे पहले से कोई ऑक्सीजन एटम होता है, ये नहीं सर, CH2 की जगह ऑक्सीजन लगा होता वहां पे। पॉसिबल नहीं है ना, और क्योंकि बस इसने हाइड्रोकार्बन बोल दिया। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। You cannot think about any other atom other than carbon and hydrogen, right? यस सर। So I hope the explanation is clear and we can move on to the next question, which was second B2 का, है ना? एक सेकेंड, B2 का सेकेंड देख लेते हैं अब। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है QC6H
10 जो है वो O3ZnH2O से रिएक्ट करके हेक्सेन 1,6 डाइअल बना रहा है और क्यू का आपको स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है। तो पहले प्रोडक्ट बना लो, हेक्सेन 6 कार्बन 1 और 6 पे डाइअल, अल मतलब एल्डिहाइड, अल जो है वो एल्डिहाइड का सफिक्स होता है जब कार्बन मेन चेन में हो, है ना। तो ये आप तब बना पाओगे जब आपको ये सब याद हो, सफिक्स क्या है प्रीफिक्स क्या है ना, इसलिए इसके लिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर याद होना चाहिए। तो ये कंपाउंड आपको बनाना है और आपको ये कंपाउंड दिया है, तो इसमें भी ध्यान से देखोगे तो आपको C6H10 मतलब 6 कार्बन दिए हुए हैं, 1 2 3, ये हो गए 6 कार्बन, है ना। और डीयू कैलकुलेट करो इसका, देखो डीयू कितना आएगा, इसका डीयू आएगा 2, है ना। डीयू के लिए अपन ने फॉर्मूला भी लिखा है और वो जनरली ऐसे ही कैलकुलेट हो जाता है। देखो मैं डीयू का नॉर्मल तरीका बता देता हूँ कैलकुलेट करने का। आपको एल्केन का फॉर्मूला याद है, CnH2n+2। आप मन में कैलकुलेट कैसे कैसे कर सकते हो, देखो तो जैसे C6H14 अपन ने लिखा, तो ऐसे देख के समझ में आता है कि जब हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा हो, डबल है 12 और 2 ज्यादा मतलब 14, जब हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा हो मतलब वो हो गया एल्केन, है ना। अब आप 2 हाइड्रोजन कम करते जाओ, तो जब ये 12 होगा तो ये एल्कीन हो जाएगा, जब ये 10 होगा तो ये एल्काइन हो जाएगा, है ना। और जैसे जैसे 2 हाइड्रोजन कम होते जाते हैं मतलब एक एक डीयू बढ़ता जाता है। इसका डीयू होगा 0 क्योंकि ये एल्केन है, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं। इसका डीयू होगा 1, एक डबल बॉन्ड है। इसका डीयू होगा 2, है ना, 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो इस तरह से आप हर देख के बता सकते हो, हर बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मेरे को याद है कि भाई C6 अगर एल्केन मुझे बनाना है तो C6 के लिए H14 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर 10 है मतलब 4 हाइड्रोजन कम हो गए, मतलब इसका डीयू आ रहा होगा 2। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। मतलब ये थोड़ा सा फास्ट तरीका है फॉर्मूला अगर आपको लगाने से बचना है तो DU2 आया। अब DU2 का क्या मतलब है? DU2 का ये मतलब है कि इस कंपाउंड में 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा, मतलब या तो डबल बॉन्ड हो सकता है ना, या फिर मतलब या तो 2 डबल बॉन्ड हो साइकिल। सकते हैं या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है या फिर एक रिंग और एक डबल बॉन्ड हो सकता है। सही है। DU2 आप कैसे एडजस्ट करोगे? इसी तरह से करोगे ना। DU का देखो ये फायदा मिलता है ना। DU2 से आपको ये पता चला कि या तो 2 डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड या एक डबल बॉन्ड प्लस एक रिंग, है ना। अब इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर बनाना है जिससे कि ओजोनोलाइसिस के बाद ये प्रोडक्ट बन जाए। तो अब दिक्कत ये है, अब यहाँ पे आप बना बना के देखो, जैसे आप मान लो 2 डबल बॉन्ड रखोगे, है ना, तो दो डबल बॉन्ड से ये प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनेंगे, है ना। ये अब ये थोड़ा इमेजिन अपन को करना पड़ेगा, जैसे मान लो आप, क्योंकि मॉलिक्यूल टूट जाएगा ना। ये आपने मॉलिक्यूल लिया, जैसे ही आपने मान लो ये 2 डबल बॉन्ड रखे, ओजोनलाइसिस होगा तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से टूट गया तो ये प्रोडक्ट अलग, ये प्रोडक्ट अलग, फिर इसका ओजोनलाइसिस हुआ तो फिर से ये टूट गया तो ये प्रोडक्ट अलग, ये प्रोडक्ट अलग, तो आपको 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। प्रॉब्लम ये है कि आपको एक ही प्रोडक्ट जनरेट करना है ना। तो इसका मतलब ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कहीं भी थोड़ा सा इमेजिन करते जाना, कहीं भी डबल बॉन्ड रखोगे तो मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ये एक्सप्लेनेशन क्लियर है सबको? यस सर। अब आप एक ट्रिपल बॉन्ड रखोगे उससे भी दिक्कत हुई होगी, जैसे आपने ट्रिपल बॉन्ड रखा फिर से वो ब्रेक हो जाएगा मॉलिक्यूल, है ना। तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है। अब इस वाले केस के बारे में थोड़ा सोचो, 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग, है ना। तो इसमें क्या होगा, जब आपको एक रिंग बनाना है तो पहले रिंग बना दो 6 कार्बन की, ये 6 कार्बन की रिंग हो गई और ये अपन ने रख दिया एक डबल बॉन्ड। अब जब आप ब्रेक करोगे ना, ओजोनोलाइसिस कराओगे, तो ये यहाँ से ब्रेक होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आएगा,
और ये पूरा ओपन हो जाएगा, है ना, मॉलिक्यूल पूरा ओपन हो जाएगा। तो जैसे मान लो आप नंबरिंग कर रहे हो, तो ये पहला कार्बन, दूसरा, ये हो जाएगा छठवां कार्बन। तो जब आप ओपन कर दोगे तो ये इस टाइप से दिखेगा, पहला कार्बन ये, छठवां कार्बन ये। तो ये वाला स्ट्रक्चर सही है, मतलब समझ में आया? यस सर। आयुष समझ में आया? अच्छा, फर्स्ट तो तुम्हारा डाउट था चंद्रवान, सेकंड है ना, ठीक है। तो इस तरह से इसको करते हैं, है ना, डीयू की अपन ऐसे हेल्प लेते हैं, ठीक है। और बताओ B2 के बाद। पार्ट 2 में है। एक सेकेंड। ये क्या ओपन हो गया यार, डीपीवी बुकलेट ओपन हो गई ना, पार्ट 2 में है। एक सेकेंड यार, हाँ पार्ट 2 देखो। पार्ट 2 में बताओ, बोलो। सर B1। B1, पार्ट 2 का B1 में क्या कह रिया है, X जो है, आपको Y का IUPAC नेम बताना है ना, और ठीक है इसमें कुछ कुछ दिया है, चलो ठीक है इसको बना ही लेते हैं पूरा। ये है B1। B1 क्वेश्चन कौन से पेज पर है, पेज नंबर 9। एक सेकेंड, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, देखो मैं पहले क्वेश्चन ड्रॉ कर देता हूँ। तो क्वेश्चन है, X को आपको ओजोनोलाइसिस कराना है O3Zn, उससे एक तो ये प्रोडक्ट मिला और एक ये प्रोडक्ट मिला, और साइमल्टेनियसली आपको इसका हाइड्रोजिनेशन भी कराना है, उससे Y मिला। तो IUPAC नेम पूछा जा रहा है Y का, है ना, Y का IUPAC नेम पूछा जा रहा है, उसको 4 ऑप्शन दिए भी हुए हैं अपन को। हाँ चंद्रभानु, अब बताओ इसमें डाउट क्या है? सर अभी अभी बिल्कुल बना मुझसे, पहले बन नहीं गया? बन रहा था। हाँ सर बन तो गया। अच्छा चलो ठीक है आयुष, तुम्हें शायद डाउट है तो फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो, आपको Y का IUPAC नेम बताना है, मतलब Y का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, है ना। उसके लिए आपको उसके लिए आपको X का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, है ना। X का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, हाइड्रोजनेशन कराएंगे, X आ गया। फिर क्या दिक्कत है Y में? आयुष, X का नाम बता दो मेरे को। X तो मतलब इस कार्बन को इस कार्बन से डबल बॉन्ड से ज्वाइन कर देना, तो वो X आ जाएगा। अच्छा तुमको नाम लिखने में दिक्कत है, देखो आप इस कार्बन को इस कार्बन से डबल बॉन्ड से ज्वाइन कर देना, तो उससे X आ जाएगा, क्योंकि उसी के ओजोनोलाइसिस से ये बना होगा, है ना। तो ये मैंने यहाँ से डबल बॉन्ड से इस कार्बन को ज्वाइन कर दिया, है ना, ये हो गया अपना X, राइट। आप जब इसका ओजोनोलाइसिस कराओगे तो इससे ये दोनों प्रोडक्ट जनरेट हो जाएंगे। तो ये रहा X, X का हाइड्रोजनेशन से Y जनरेट हो रहा है, तो जब हाइड्रोजनेशन कराओगे तो ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। अब आपको इसका IUPAC नेम लिखना है, तो चेन सिलेक्शन के रूल देखो। इसमें डाउट क्या है आयुष, बताओ अनम्यूट करके। बन गया? अरे तो पहले नहीं, अभी सॉल्व किया है क्या तुमने? अभी ऐसे मत किया करो यार, डिस्कशन के टाइम पे सॉल्व करके डाउट मत पूछा करो, पहले से करके रखा करो फिर पूछा करो, है ना। नहीं सर, वो आपने पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दिया था तो उससे सॉल्व कर लिया था। अच्छा अच्छा चलो बढ़िया, अच्छी बात है।
एक मिनट रुको, मैं दोबारा शीट खोल देता हूँ। और डाउट होंगे ना अभी तो इसमें शीट में? और बताओ। सर B2 B2 क्वेश्चन देखो। इसका फिर स्ट्रक्चर भी एन एल्कीन गिव्स, देखो मैं ओरली समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं ड्रॉ करके बता दूंगा। एन एल्कीन गिव्स 2 moles of HCHO, 1 mole of CO2 and 1 mole of this on ozonolysis। तो ड्रॉ ही करना पड़ेगा। B2 हुआ है किसी से? क्यों भाई, B2 हुआ है किसी से? B2 क्वेश्चन देखो। एन एल्कीन, पहले क्वेश्चन को लिख लिया करो, है ना। एन एल्कीन गिव्स 2 moles of HCHO, 1 mole of CO2 एंड 1 mole, ये मैं क्वेश्चन पढ़ पढ़ के ड्रॉ करते जा रहा हूँ, 1 mole C डबल बॉन्ड O CHO, है ना, ऑन ओजोनोलाइसिस करवाने पे। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन? तो एल्कीन का क्या स्ट्रक्चर रहा होगा? तो चंद्रभान इसमें ऑप्शंस चेक नहीं किए क्या? सर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, फिर मैंने छोड़ दिया था। इस तरह के क्वेश्चन में तो ऑप्शन चेक करना ज्यादा सही रहता है यार। ऑप्शन चेक कर लो, 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर सही मिल जाएगा, है ना। जैसे मैं एक ऑप्शन चेक करके बताता हूँ तुम्हें, देखो। जैसे जो पहला ऑप्शन दिया है वो ये दिया है, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, है ना। इसका ओजोनोलाइसिस कराओ तो यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा तो ये डबल बॉन्ड O लगेगा, और यहाँ से ब्रेक होगा तो ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O। तो बेसिकली आपको ये मॉलिक्यूल 3 पार्ट्स में ब्रेक होता हुआ दिखेगा। C डबल बॉन्ड O, है ना, और यहाँ से भी डबल बॉन्ड O था। हाँ ठीक है, अब सही है। C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, है ना, और यहाँ साइड वाला जब ब्रेक होगा तो इससे C डबल बॉन्ड O। तो बेसिकली ये वाला प्रोडक्ट्स तो रिपीट हो रहे हैं, तो किसी एक को हटा के यहाँ पर 2 लिख दो, है ना, और इससे मैच कर लो। तो मैच तो नहीं हो रहा है ना, मतलब ए ऑप्शन तो गलत है। समझ में आया चंद्रभान? यस सर। ऐसे सर ही, बस ये डाउट हो रहा था कि सर जैसे कि हाँ, सर ये रिडक्टिव है ओजोनोलाइसिस, और सर इसमें 2 बॉन्ड्स वो ओपन रहेंगे ना, इसके CO2 कैसे बन रहा है सर, समझ में नहीं आया। CO2 कैसे बन रहा है, CO2 कैसे बन रहा होगा? CO2 यहाँ से बन जाएगा ना, जैसे अपन एग्जाम आंसर पे ही आ जाते हैं ना। देखो जो बी ऑप्शन है वही आंसर है, मैं उसी को चेक कर देता हूँ। आसान क्वेश्चन है, तुम ये ऑप्शन चेक करोगे ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा ये। आप इसको ब्रेक करो, यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्डो आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्डो आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्डो आएगा, यहाँ से ब्रेक हुआ तो यहाँ पर डबल बॉन्डो आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्डो आएगा, है ना। बस इनको अब अलग अलग कर दो, तो यहाँ से CO प्लस ये एक्चुअली, हाँ, ये जब यहाँ से ब्रेक हुआ तो इस पे एक डबल बॉन्ड आया, और जब ये यहाँ से ब्रेक हुआ तो इस पे दोबारा डबल बॉन्ड आएगा। एक अपन ने मिस कर दिया है, 2 बार ब्रेक हुआ ना ये वाला यस कार्बन सर। 2 एल्कीन से कनेक्टेड है, तो दोनों बार ब्रेक होगा तो 2 बार डबल बॉन्ड O आएगा, तो ये CO2 में कन्वर्ट हो गया, है ना। और सिमिलरली ये C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C प्लस ये जो नीचे वाला C डबल बॉन्ड है ये 2 बार आ रहा है, तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। बस यही आंसर है। इसकी जब वैलेंसीज कंप्लीट करोगे तो ये HCHO है, 2 HCHO प्लस CO2 प्लस ये, है ना, 2 HCHO प्लस CO2 प्लस दिस। ठीक है चंद्रभान? यस सर। इस तरह के क्वेश्चंस में, और वैसे भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में इन जनरल, आप ऑप्शंस का यूज, ऑप्शंस की हेल्प लिया करो, है ना। ऑप्शंस की हेल्प लेने से ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस ज्यादा जल्दी होते हैं। ठीक है।
यस सर। और बताओ, ये था B2। सर अब तो नहीं है। किसी और को कोई डाउट है सेक्शन बी में? DPP ओपन करते हैं। जिसने DPP नहीं की वो छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, बैठना चाहे तो बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें बताओ अब सर पहला क्वेश्चन। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये इसका एक बड़ा सा एक्सपेरिमेंट है जिससे क्वेश्चन आता नहीं है। इसको बस मैं मतलब इस क्वेश्चन को ज्यादा सीरियसली मत लेना, बस मैं ऐसे समझा देता हूँ, इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको। तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप जो एक्सपेरिमेंट है वो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। उसने बस ये उसका जो रिजल्ट है कि DPP का क्वेश्चन 1 है ना, DPP A8 क्वेश्चन 1, इसका जो रिजल्ट है वो ये था चंद्रभान की जो भी टोटल चार्ज होगा ना किसी भी सब्सटेंस पे, उसके ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ने कंक्लूड किया था कि दैट विल बी एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, है ना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगा ये। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 1.6, मतलब मैग्नीट्यूड की अगर अपन बात करें तो थोड़ी देर के लिए माइनस साइन इग्नोर कर देते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये वैल्यू होती है चंद्रभान। यस सर। तो बस आप इसका इंटीजर मल्टीपल जो टोटल चार्ज है किसी भी सब्सटेंस पे, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर मल्टीपल में ही पॉसिबल है, क्योंकि इसको स्मॉलेस्ट चार्ज माना जाता है ना, इससे छोटा चार्ज पार्टिकल कोई होता नहीं है। तो वही इसने पूछा है कि भाई कौन कौन से एक ऑयल ड्रॉप पे कितना चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको जैसे फॉर एग्जांपल ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन के चार्ज को इससे डिवाइड करो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, और देखो कि आंसर इंटीजर आ रहा है कि नहीं, मतलब होल नंबर आ रहा है कि नहीं, है ना। अगर होल यस नंबर आ रहा सर। है तो सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है चंद्रभान, यस सर। और बताओ। सर क्वेश्चन 2 का ए और बी ऑप्शन। क्वेश्चन 2 का ए और बी ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग statement is true in the context of photoelectric effect? The maximum possible kinetic energy, photoelectric effect की बात हो रही है, मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकलते हैं वो कुछ काइनेटिक एनर्जी से निकलते हैं, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। हाँ, इसमें डाउट क्या है चंद्रभान, बताओ। सर ये समझ में नहीं आ रहा सर, होते हैं कि नहीं। ये अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नोट्स ध्यान से पढ़ा करो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक पॉइंट लिखा है कि इंटेंसिटी जो है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करती है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। लिखा है ये पॉइंट, याद आ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। यस सर। तो जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, और जो मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, है ना। तो ए जो ऑप्शन है वो सही होना चाहिए। ए ऑप्शन में यही तो कहा है कि जो मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट होगी, तो नहीं करती है डिपेंड। समझ में आया? यस सर। ये यस नोट्स में लिखा है, ये पॉइंट तुम देखोगे तो उसमें मिलेगा। फिर बी ऑप्शन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम फॉर ऑल मेटल्स। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग होती है ना मेटल्स की, ये यस भी सर। अपन ने नोट्स में लिखा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, वो उसका कैरेक्टर होता है मेटल का। तो मेटल चेंज होते जाएगा तो उसका कैरेक्टर भी चेंज होते जाएगा, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती जाएगी। इसको एक्सप्लेन भी किया था वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि मेटल अलग अलग होता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या मिनिमम एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए अलग अलग मेटल की अलग अलग होगी, यस सर। है ना। तो इसको नोट्स में पढ़ना, ये मिल जाएगा बी ऑप्शन।
तो बी ऑप्शन जो कह रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है ना, तो बी ऑप्शन गलत है। और बताओ। सर सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, इंफ्रारेड लैंप्स आर, सिक्स्थ क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। क्वेश्चन तो आसान ही है, बस थोड़ा वही लैंग्वेज ही है जो बढ़ा चढ़ा के लिखी है। क्वेश्चन को पेश उस फॉर्म में किया ताकि थोड़ा टफ लगे स्टूडेंट को पढ़ने में। बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस किए तो हुए हैं अपन ने शीट में भी। ये है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कुछ डाउट क्या है, बता सकते हो क्या? सर बन नहीं रहा था। बन नहीं रहा था। देखो इसमें इंफ्रारेड लैंप्स आर यूज्ड इन रेस्टोरेंट्स, इसमें कहानी वगैरह लिखी हुई है, फूड को गर्म रखते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन इज स्ट्रॉन्ग, ये सब इतनी जो लाइन है ना, ये तो फालतू ही है। ठीक है, मेन बात यहाँ से चालू होती है। इफ द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इज अज्यूम्ड टू बी 1500 नैनोमीटर, आपको वेवलेंथ दे दी रेडिएशन की जो पड़ रही है ना, देन द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, तो एक सेकेंड में कितने फोटॉन्स is y into, एक मिनट रुको, then the number of photons per second of infrared radiation produced by an infrared lamp that consumes energy at the rate of 100 watt। ठीक है, तो जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, देखो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इंफ्रारेड लैंप है ना, तो लैंप क्या करता है, जैसे मान लो ये आपकी दीवार है, इससे एक लैंप मान लो, बल्ब मान लो, जो भी मान लो, ठीक है, तो बल्ब जो है वो सर्किट से कनेक्टेड रहता है ना, तो बल्ब कुछ तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है। जब अपन बटन ऑन करते हैं तभी तो लाइट जलती है ना, तो जब आप बटन ऑन करोगे इसका मतलब क्या है कि बल्ब कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, जिसको वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है ना। तो अब प्रॉब्लम ये है कि बल्ब जो है वो इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट कैसे है कि वो एनर्जी तो 100 वॉट कंज्यूम कर ले रहा है, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग जो वो पावर जनरेट कर रहा है या वो जो एनर्जी वो जो प्रोड्यूस करके दे रहा है वो बस 12% ही है। तो इसका मतलब क्या है कि बल्ब जो है वो सस्ता वाला बल्ब होगा, तो वो 100 वॉट एनर्जी तो कंज्यूम कर रहा है, लेकिन जो एनर्जी वो छोड़ रहा है वो सिर्फ 12% ऑफ 100 वॉट है, मतलब 12 वॉट। ये समझ में आया चंद्रभान? यस सर। तो क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि जो बल्ब जो एनर्जी छोड़ रहा होगा वो फोटॉन्स के फॉर्म में छोड़ रहा होगा, तो 12 वॉट एनर्जी के करस्पॉन्डिंग में कुछ फोटॉन्स निकल रहे होंगे, वो फोटॉन्स आपको बताना है। ठीक है, तो उस फोटॉन्स का द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, उसकी वैल्यू ये दी हुई है y इंटू 10⁻19 है ना। मतलब सर जो यहाँ से एनर्जी निकलेगी उसको इंफ्रारेड रेडिएशन की जो वो है, मतलब जो वो निकालेंगे एनर्जी, उससे इक्वेट कर देंगे सर तो आ जाएगा ना। एक सेकंड, ये वैल्यू आपको दी हुई है y इंटू 10⁻9, तो आपसे y की वैल्यू पूछी जा रही है, तुम अब बोलो क्या कह रहे हो। सर जो इंफ्रारेड रेडिएशन से सर जो एनर्जी आएगी, हाँ लैम्डा दिया है तो एनर्जी मिल जाएगी, सही है। तो सर उसको इससे इक्वेट कर देंगे 12 वॉट से सर तो आ जाएगा ना। हाँ देखो 12 वॉट का मतलब क्या होता है, वॉट का मतलब क्या होता है, जूल्स पर सेकेंड। पावर की डेफिनेशन अपन ने लिखी हुई है कॉपी में, है ना। तो 12 सर। वॉट का मतलब ये है कि एक सेकेंड में ये 12 जूल एनर्जी छोड़ देता है ये बल्ब, सही है। तो आपको जब ये यस पता सर। चल गया कि एक सेकेंड में वो 12 जूल एनर्जी छोड़ रहा है, तो 12 जूल में कितने फोटॉन्स है वो निकाल लो, तो एक सेकेंड में कितने फोटॉन्स छूट रहे हैं वो निकल जाएंगे, सही है। यस सर। तो आपको बेसिकली नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होता है, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, है ना। एक सेकंड में टोटल एनर्जी कितनी छोड़ रहा है बल्ब, 12 जूल, और एक फोटोन की एनर्जी क्या है, तो आपको एक फोटोन की वेवलेंथ दी है नैनोमीटर में, तो इससे उसकी एनर्जी निकाल देना जूल्स में, उसको यहाँ पे रख देना, सही है। यस सर। E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा से फोटोन की एनर्जी आ गई, टोटल एनर्जी आपको पता है 12 जूल। तो ये इस
सॉल्यूशन से आपको ये पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं, है ना। उसको यहाँ पे रखना, उसको y × 10⁻9 से इक्वेट करना, y की वैल्यू निकाल देना। यस सर। ठीक है, तो ये 6th क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये। और बताओ सर 9। कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस। इस डीपीपी में क्वेश्चंस थोड़े अच्छे हैं, मतलब पुरानी डीपीपीस की कंपैरिजन में लेवल ज़्यादा बेटर है। ये है क्वेश्चन 9। तो कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस विच मे बी एमिटेड इन ब्रैकेट सीरीज, है ना। तो लाइमैन, बामर, पैस्चन, ब्रैकेट, पी फंड। ब्रैकेट मतलब n = 4, चौथे नंबर पे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो चौथे नंबर पे गिरेगा ऊपर से। ठीक है, ये है ब्रैकेट सीरीज का मतलब। इफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 9th एक्साइटेड स्टेट, 9th एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 10। ठीक है, फिर एंड रिटर्न अप टू ग्राउंड लेवल, तो आपको मैक्सिमम कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी। तो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस देख लो अब, और क्या इसमें वो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस इन एन आइसोलेटेड एटम कैसे निकालते हैं, डेल्टा एन से। फॉर्मूला था ना इसका। यस सर। तो यस। डेल्टा एन मतलब क्या, n2 - n1, 6 आएगा आंसर। सर आइसोलेटेड कहाँ लिखा है? आइसोलेटेड वर्ड नहीं लिखा, लेकिन इसमें ऐसे लिखा है कि विच में बी एमिटेड इन ब्रैकेट सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम लिखा है, मतलब वो एक हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। यस सर। ठीक है, तो इसलिए अपना जो आंसर है वो 6 आएगा। और कोई डाउट तो नहीं है इसमें। इसमें नो लेकिन सर। 1 मिनट रुको यार, इसमें आगे क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 9th एक्साइटेड लेवल रिटर्न अप टू ग्राउंड लेवल इन ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी गड़बड़ है, मतलब एक तरफ इन्होंने हाइड्रोजन एटम भी लिखा है और यहाँ पर इन्होंने सैंपल वर्ड भी लिख दिया है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा और क्लियर होना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी क्वेश्चन जो है वो बात हाइड्रोजन एटम की कर रहा होगा, एक हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा होगा, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि आप मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस बता दो एक हाइड्रोजन एटम में, जब बहुत सारे सैंपल में जो जंपिंग हो रही है वो 9th मतलब 10th से ग्राउंड तक जंपिंग हो रही है। मतलब एस क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है, मैं थोड़ा मतलब समझा देता हूँ कि n = 10 से ग्राउंड लेवल में बहुत सारे एटम्स में बहुत सारी जंपिंग हो रही है ना। लेकिन आपको जो जंपिंग है वो एक हाइड्रोजन एटम में बताना है, वो भी किसमें, केवल ब्रैकेट सीरीज में। ठीक है चंद्रभान। सर आगे एच लाइक स्पीशीज लिखा ही क्यों है? जनरलाइज करने के लिए लिखा है कि मतलब उसने क्वेश्चन ने ऐसा कुछ कहा है कि हो तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन आपको बस एक छोटे पोर्शन में मैक्सिमम पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस बताना है। आसान भाषा में ऐसे समझ लो। यस सर। ठीक है, और बताओ 10वां। 10th क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स शुड बी प्रेजेंट। 10th क्वेश्चन काफी सही क्वेश्चन है एंड बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डीपीपी। क्योंकि 10th क्वेश्चन थोड़ा सा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत वाला है ना, समझ ही नहीं आता एक तो पहली बार में, इसको 2-3 बार पढ़ोगे तब जाके ये थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। देखो अपन इसको समझते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 10th। इससे पहले 9th अपन ने डिस्कस किया ना। यस सर। तो 10th क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स आपको लेने हैं, मतलब आपको कम से कम एटम लेने हैं जो कि अपन को ये वाला काम करके दे दें। क्या शुड बी प्रेजेंट सो दैट, क्या काम करवाना है अपन को, मैक्सिमम 6 स्पेक्ट्रल लाइंस
प्रोड्यूस हो, है ना, हद से हद 6 स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस हो, उससे ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस ना मिले, ऐसे आपको मिनिमम एटम्स लेने हैं। कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। अब उसने ट्रांजिशन के लेवल बता दिए, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू n इज इक्वल टू 2। तो 6 से लेकर 2 में ट्रांजिशन हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। और आपको आपको मैक्सिमम 6 स्पेक्ट्रल लाइंस मिलनी चाहिए, है ना। तो आप मिनिमम कितने एटम लोगे? ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनना, पहले मैं इसके सारे लेवल बना देता हूँ, 5 4 3, है ना, n इज इक्वल टू 5 4 3, राइट। अब अपन को ये बात पता है कि भाई एक ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग एक फोटोन जनरेट होता है, ये बात तो पता है ना, कि एक Yes, जब sir. ट्रांजिशन होता है तो उससे एक फोटोन जनरेट होता है। तो आपको आपको इसके बीच में 6 स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही है, मतलब 6 डिफरेंट ट्रांजिशंस हो रहे होंगे, मैक्सिमम 6 ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एक एक ये बात अपन को पता होगी, मतलब पता होनी चाहिए कि जैसे आप सेम क्वेश्चन n इज इक्वल टू 6 से n इज इक्वल टू 2, है ना, यही वाला n इज इक्वल टू 6 से 2। अगर जैसे आपको बोला कि एक ही हाइड्रोजन एटम है, मान लो आपके पास एक ही एटम है, ध्यान से सुनना, और आपको मैक्सिमम ट्रांजिशंस निकालने हैं, तो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेल्टा n से, एक एटम के लिए मैक्सिमम Yes, sir. ट्रांजिशंस, है ना, 6 माइनस 2 4। अभी 6 माइनस 2 4 का क्या मतलब होता है कि 6 से इलेक्ट्रॉन 5 में आया, फिर 5 से 4 में आया, फिर 4 से 3 में आया, फिर 3 से 2 में आया, ये एक ही एटम के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना। तो देखो यहां पर आपको कितने 4 अलग अलग फोटॉन्स मिल गए, क्योंकि क्योंकि हर दो एनर्जी लेवल का जो एनर्जी गैप है वो डिफरेंट होता है, तो जो फोटोन एमिट होता है वो डिफरेंट होते हैं हर चीज में, एनर्जी में, वेवलेंथ में। ये बात सही है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। No, sir. तो जब एक आइसोलेटेड एटम होता है तो अपन उसका जो मैक्सिमम लाइंस है या मैक्सिमम फोटॉन्स है वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, क्योंकि जब मैक्सिमम वर्ड का यूज हो रहा है मतलब आप स्टेप वाइज स्टेप ब्रेक कर रहे हो। जैसे इससे कम फोटॉन्स भी जनरेट हो सकते हैं। कम फोटॉन्स कैसे जनरेट होंगे? आपने मान लो जंपिंग डायरेक्ट डायरेक्ट आपने यहां से यहां करवा दी और यहां से यहां करवा दी, तो इस जंप के करस्पॉन्डिंग एक फोटोन निकलेगा, इस जंप के करस्पॉन्डिंग 2 फोटोन निकलेगा। तो सेम गैप में 6 से 2 में ट्रांजिशन से कम फोटॉन्स भी जनरेट होते हैं, हो सकते हैं, है ना। मैक्सिमम फोटॉन्स जब पूछा है तो वो फिर वो ऐसे होंगे, आप एक एक सीढ़ी कूदते जाओ, है ना। ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो इसलिए जो अपन इस फॉर्मूले में अपन मैक्सिमम वर्ड का यूज करते हैं, इस फॉर्मूले से जो आंसर्स आते हैं वो मैक्सिमम वर्ड के करस्पॉन्डिंग होते हैं। ठीक है, तो सर इस क्वेश्चन में थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा ना? हाँ अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, मतलब ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना। Yes, sir. तो अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको मैक्सिमम 6 स्पेक्ट्रल लाइंस लेनी है, ठीक है, ऐसे आपको मिनिमम एटम्स लेने हैं, तो मिनिमम में एक एटम तो लेना ही पड़ेगा ना, एक से कम तो कुछ हो नहीं सकता। तो मान लो अपन ने एक एटम ले लिया, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन वो ऐसे आया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया और ऐसे आ गया। ठीक है, कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिल गई आपको यहाँ पे? 4। 4. अब आपको चाहिए 6। ठीक है, तो हाँ थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल इसमें लगाना पड़ेगा। अब जैसे मान लो कि आप 6 से 5 में जंप करा रहे हो, आपको टोटल 6 चाहिए, 4 तो इसमें आ गई, इसका मतलब बस अब आपको 2 ही लाइन बना सकते हो आप, है ना, 2 ही लाइन बनाने का ऑप्शन है आपके पास। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे मान लो आपने दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कराया, फिर यहाँ से यहाँ आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही स्टेप में जंपिंग पॉसिबल है ना। Yes, sir. तो अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि जब तुम यहाँ से यहाँ जंप कराओगे तो इसका फोटोन और इसका फोटोन ये सेम है ना, क्योंकि 6 और 5 के बीच में सेम एनर्जी गैप है। तो जो फोटोन Yes, एमिट sir. होगा वो एकदम सेम होगा, तो उसको अपन 2 डिफरेंट फोटोन कंसिडर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जब स्पेक्ट्रोमीटर पे स्ट्राइक करेगा, सॉरी जो अपना स्पेक्ट्रोस्कोप होता है उस पर जब ये फोटोन स्ट्राइक करेंगे
तो ये दोनों सेम ही जगह पे स्ट्राइक करेंगे, तो एक ही लाइन बनेगी इसके करस्पॉन्डिंग। सही है। यस सर। तो इस अपन को चाहिए डिफरेंट लाइन, तो अब इसका मतलब अपन को डिफरेंट फोटोन होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये जो अपन ने कंसीडर किया अभी ट्रांजिशन, ये गलत है। ठीक है, तो आप एक मिनट रुको। तो ऐसे अब अपन को हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा। तो देखो ये ग्रीन वाला तो रिजेक्ट हो गया, है ना। अब आप ये कर सकते हो कि या तो आप यहाँ से यहाँ पे ले लो, तो इस टाइप की कोई दूसरी लाइन यहाँ पे नहीं है। अब आप एक लाइन तो चली गई, आपके पास एक ही लाइन बची है, तो एक लाइन ये हो गई, है ना। ये वाला ट्रांजिशन सही है। यस सर। तो देखो अब टोटल 6 ट्रांजिशन हो गए, 1 2 3 4 5 6, छह ट्रांजिशन क्योंकि अलग अलग है, तो जो छह फोटॉन्स एमिट होंगे उन सबकी वेवलेंथ अलग अलग होगी, वो अलग अलग लाइंस बनाएंगे स्पेक्ट्रम पे। तो आपको मैक्सिमम 6 स्पेक्ट्रल लाइंस मिले, इसके लिए कम से कम आपको 2 एटम तो लेने पड़ेंगे, एक ब्राउन वाला और एक पिंक वाला। समझ में आया? मतलब यस सर। एक एटम से काम नहीं हो पाएगा, आपको कम से कम 2 एटम तो लेना पड़ेगा। एक एटम से आप 4 लाइंस ही निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, इसमें और कोई डाउट हो तो पूछ लो, एक बार पढ़ के देख लो क्वेश्चन। मिनिमम पूछा है तो ये मिनिमम पॉसिबल वाला केस ही है। अच्छा, जैसे अगर इसमें वो वैसा सोचोगे कि जैसे अगर ब्राउन वाले से अपन ने ज्यादा कम लाइंस निकालते, है ना। जैसे मान लो ब्राउन वाले में अपन ने 4 लाइन निकाली है, जैसे मान लो मैंने ब्राउन वाले से 3 ही लाइन निकाली होती, ठीक है चंद्रभान, तो उससे क्या यस दिक्कत हो सर। जाती, उससे फिर ये दिक्कत होती कि फिर आपको पिंक वाले से 3 लाइन निकालनी पड़ती, है ना। अगर पिंक वाले से 3 लाइन निकल रही है तो ठीक है, नहीं निकल रही, मान लो 3 से कम निकल रही होती, तो फिर अपन को यहाँ पे किसी तीसरे एटम से एक लाइन और निकालनी पड़ती। मतलब टोटल अपन को 6 लाइन निकालने के लिए उतने एटम्स चाहिए होते। ठीक है, तो यस सर। क्योंकि अपन को मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, इसलिए अपन ने पहले एटम में ही मैक्सिमम लाइंस निकाल दी। मतलब लॉजिक समझ में आ रहा है ना, मिनिमम और मैक्सिमम वर्ड का क्या लॉजिक है। यस सर। ठीक है, तो पहले एटम से ही अपन ने मैक्सिमम लाइंस निकाल दी। अब जो जितनी बच रही हैं अपने पास, वो अपन ने देखा कि वो दूसरे एटम से निकल रही हैं। अगर वो दूसरे से नहीं निकल रही होती तो फिर अपन तीसरे एटम को भी कंसिडर करते, लेकिन क्योंकि मिनिमम पूछा है तो 2 एटम से ही काम हो जाएगा। यस तो सर। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। मतलब ये क्वेश्चन किसी से टेस्ट में सही हो जाए, इसके चांसेस फ्रेंकली स्पीकिंग ना के बराबर है ना। इस लेवल का ये क्वेश्चन था। और बताओ, और कोई डाउट हो तो इस डीपीपी में। सर 11th 11th क्वेश्चन, सर ये तो पिछले वाले जैसे ही है शायद। पिछले वाले जैसे ही। इन मिक्सचर ऑफ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड हीलियम प्लस आयंस, इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल, 2 सैंपल दिए हैं ना। इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल द हाइड्रोजन एटम्स एंड हीलियम आयंस आर प्रेजेंट इन n इज इक्वल टू 4th स्टेट। इलेक्ट्रॉन जो है वो n इज इक्वल टू 4 स्टेट में है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड, तो इलेक्ट्रॉन जब 4 से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है, आपके पास 2 अलग अलग सैंपल है। ध्यान देना, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। एक सैंपल हाइड्रोजन एटम का है ना। तो जैसे मान लो ये वाला सैंपल हाइड्रोजन एटम का है, ऐसा एक और सैंपल होगा हीलियम प्लस का। ठीक है, अब देखो सैंपल वर्ड यूज किया है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इसके लिए। और डेल्टा मैक्सिमम एन इंटू मैक्सिमम पूछा डेल्टा है, एन प्लस 1/2। हाँ तो डेल्टा एन प्लस 1/2, है ना। इससे इसकी लाइंस निकलेंगी, सेम फॉर्मूला इसके लिए लगाओगे तो इसके लिए भी आंसर तो सेम ही आएगा, क्योंकि डेल्टा एन सेम है दोनों के लिए, है ना। तो आपको मैक्सिमम डिफरेंट, देखो अब ध्यान देना, आपको डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस पूछा है।
ये वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन पूछा है। इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ से 6, मतलब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 6 आंसर आएगा, है ना। तो 6 स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ से आएंगी, यहाँ से 6 स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको चेक करना पड़ेगा कि ऐसी कोई स्पेक्ट्रल लाइन तो नहीं है जिसकी एनर्जी क्या हो रही है, सेम। बात समझ में आ रही है? अगर सेम यस सर। एनर्जी की स्पेक्ट्रल लाइन की एनर्जी अगर सेम है तो फोटोन सेम वेवलेंथ का होगा, तो वो आइडेंटिकल होगा, तो वो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन नहीं बना पाएगा। तो ये क्वेश्चन मतलब वैसे बहुत बड़ा है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको पूरा सॉल्व मत करना, बस इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि टोटल ट्रांजिशन, जैसे मैं हाइड्रोजन एटम का बता देता हूँ, डेल्टा एन मतलब 4 - 1 3, तो 3 × 4/2, तो 2 2 जा 4, तो 3 × 2 आएगा आंसर 6। तो हाइड्रोजन एटम से 6 लाइंस मिलेंगी, हीलियम से भी 6 लाइंस मिलेंगी, क्योंकि फॉर्मूला सेम है। ठीक है चंद्रभान? यस अब सर। प्रॉब्लम ये है कि अब ये 6 लाइंस आप ड्रॉ भी कर सकते हो। यही ट्रांजिशन पॉसिबल है, और कोई लाइन तो पॉसिबल नहीं है ना। यस सर। सारे पॉसिबल दो दो के कॉम्बिनेशन अपन ने कंसीडर कर लिए, तो ये 6 डिफरेंट लाइन पॉसिबल है। अब दिक्कत ये है कि आपको पता है क्या करना पड़ेगा, एक एक लाइन की डेल्टा ई आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। इसकी ये पहली लाइन का डेल्टा ई कैलकुलेट करो फॉर्मूले से। हाइड्रोजन एटम में जेड की वैल्यू पता है, N1 N2 पता है, डेल्टा ई इसका निकलेगा, इसका निकलेगा, इसका सबका डेल्टा ई निकलेगा, 6 का। उन 6 को लिख लेना, ठीक है। ऐसे ही हीलियम प्लस के लिए निकालना, है ना। तो इन 6 वैल्यूज को इन 6 वैल्यूज से कंपेयर करना और देखना कौन कौन सी वैल्यू सेम आ रही है। जो जो वैल्यू सेम आ रही है ना, उसको आप एक ही बार काउंट करोगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो जब कैलकुलेशन करोगे तो इसमें एक वैल्यू है हीलियम प्लस की जो इसकी एक वैल्यू से मैच कर जाती है, तो इसका जो आंसर है वो सॉल्व होके कितना आएगा, 11। समझ गए चंद्रभान? यस सर। है ना। तो इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस तुम कॉन्सेप्ट समझ लो, लॉजिक समझ लो, ठीक है। इसमें चाहो तो इसमें लिख लेना, मतलब जो मैंने तुमको एक्सप्लेन किया है वो लिख लेना। जो एक 6 लाइंस की एक कोई एक एनर्जी इसकी 6 लाइन की कोई एक एनर्जी से एग्जैक्टली मैच कर जाएगी, तो उन दोनों लाइंस को अपन एक ही काउंट करेंगे, 1। ठीक है। ठीक है चंद्रभान, समझ में आ गया? यस सर। आगे और बताओ। सर ये आखिरी वाला डी। हाँ, आखिरी में कौन सा? डी डी 12th का डी। 12th का डी, ये 10th 11th हो गया, 12th का डी। सर इसके दो आंसर कैसे आ रहे हैं पूछो। दो आंसर इसके कैसे आ रहे? अरे एक्चुअली ये है कि देखो, बाइंडिंग एनर्जी किसी एक ऑर्बिट की होती है, मानते हो? यस सर। तो बाइंडिंग एनर्जी जब किसी एक ऑर्बिट की होती है, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसने ऑर्बिट तो बताया नहीं है ना। तो आप अब यस अपने सर। अपने मन से ऑर्बिट मान लो कि अब आपको चेक करना पड़ेगा कि इस वाली अगर इसको अपन बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू मान ले, तो इसके करस्पॉन्डिंग एन की वैल्यू इंटीजर आ रही है कि नहीं, है ना। जैसे मान लो इसको आप तुमने बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूले में रखा, उससे तुम्हारे एन की वैल्यू, मतलब जो ऑर्बिट है उसकी वैल्यू आ गई मान लो 3, तो सही है, ये थर्ड ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी है, मतलब ये बाइंडिंग एनर्जी है हाइड्रोजन एटम की। लेकिन जैसे मान लो एन की वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है 3.5, तो 3.5 नाम का ऑर्बिट हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये बाइंडिंग एनर्जी पॉसिबल नहीं है ना। तो ये बेसिकली बाइंडिंग एनर्जीज की पॉसिबल वैल्यूज के लिए पूछ रहा है क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ सर हो गया। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके तो नहीं बताना बताना ना डी ऑप्शन को। नहीं सर समझ में आ गया वो। हाँ, मतलब फॉर एक तरफ वैल्यू रखना, इसको इक्वेट करना, -13.6 जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू 1, 1/n1² -1/इंफिनिटी, है ना। तो इस इक्वेशन से फिर चेक करना n1 की वैल्यू किस किस केस में क्या आ रही है, नेचुरल नंबर। ठीक है, जिस जिस केस में नेचुरल नंबर आ रही है वो आंसर सही है। यस सर। चलो ठीक है, तो फिर
आई होप आपको कोई डाउट नहीं है इस डीपीपी में, है ना। डीपीपी के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनको स्टार लगा सकते हो और उनको टेस्ट के टाइम पे रिवाइज करोगे तो बहुत फायदा रहेगा, है ना। चलो ठीक है गाइस, तो फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, काफी टाइम हो गया। थैंक यू सर। वैष्णवी बोलो, कुछ कह रही हो क्या? सर अच्छा थैंक हाँ, यू सर। ठीक है ओके, गुड नाइट।